हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम ब्रिलमेंट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड लियान दिखाया जाता है जो 2012 का सीन होता है और उसके फ्रेंड शॉजिंग की काफी हालत खराब होती है। वो तो उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, डॉक्टर से कह रहा होता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान बचा ले और डॉक्टर भी इसे ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े होने को बोलते हैं। ये भी अपने दोस्त के उस सीन को याद कर रहा होता है कि किस तरह शॉजिंग को उसके सामने मार पड़ रही थी और इतना मारने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं आता। वो उसको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। लियान को तो सोच सोच के कुछ हो रहा होता है कि अगर वो ना बच पाया तो क्या होगा। अब डॉक्टर भी उसके फ्रेंड के बारे में उसको बता रहे होते हैं कि इसकी सर्जरी होना जरूरी है, इसको काफी जगहों पर चोटें लग चुकी हैं और एथलीट्स में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लियान तो बस यही कह रहा होता है कि आप जो वे अपना सकते हैं उसी वे से बस मेरे दोस्त को बचा लें। अब ऐसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉजिंग व्हील चेयर पर होता और लियान थोड़ा दूर जाकर अपने डैड से बात कर रहा होता है। अपने डैड को बता रहा होता है कि जैसे शॉजिंग की थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी, उसकी तबीयत भी जैसे ठीक होगी, मैं वैसे यहाँ से अब्रॉड चला जाऊंगा और डॉक्टर ने कहा है कि वो उसे कल डिस्चार्ज कर देंगे। इस बात के लिए लियान के डैड भी मान जाते और जैसे ही अपने डैड से बात करने के बाद अपने फ्रेंड की तरफ जाता तो देखता है कि व्हीलचेयर तो बिल्कुल खाली होती है। देखकर वो परेशान हो जाता है, सबसे पहले भागकर उसकी व्हीलचेयर के पास जाता है जहाँ पर उसे एक मोबाइल मिलता है और फिर आगे पीछे हर जगह पर भागकर देख रहा होता है कि उसका फ्रेंड कहाँ पर गया, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा होता। और यहीं पर सीन कट होता है तो हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने वाला था, वो भी 3 डेज के बाद, और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था। इसी काउंटडाउन के चलते हमें हमारी फीमेल लीड जियांग शाओ दिखाई जाती है जो तैयार वगैरह हो रही होती है और उसके डैड का असिस्टेंट उसे कॉल करके कह रहा होता है कि तुम आज भी काम पर नहीं ना गई। तो वो कहती है कि अगर मैं काम पर नहीं गई तो ऐसा क्या हो गया, वैसे भी मेरे काम पर होने की वजह से लोग अनकंफर्टेबल ही फील करते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो आगे से मिस्टर शिनो से पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो इस टाइम पर वो आगे से ये भी नहीं बताती बल्कि उनकी कॉल को कट कर देती है। पर वो तो क्लब में आई हुई थी जहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे। वो जैसे अपने फ्रेंड्स लोगों के पास आती तो उनके साथ ड्रिंक करने लगती है। उनमें से एक फ्रेंड उसका पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया, अभी आता होगा। तो उनके साथ ड्रिंक को एंजॉय कर रही होती तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसे मैसेज भी आ जाता है जो कहता है कि मैं एंट्रेंस पर आ गया हूँ तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अब वो अपने फ्रेंड को भी ये मैसेज दिखाने लगती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड बॉयो आ चुका है। वो उठकर जैसे देखते हैं तो उसे बॉयो नजर आ जाता है, पीछे से जाकर बुलाती है। तो वो भी उसको देख के थोड़ा रिलैक्स होता है, कहने लगता है कि फाइनली तुम मुझे नजर आ गई। तो कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तो कहता है कि मैं अंदर आया था पर मुझे तुम नजर नहीं आए तो इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आ गया। ये सुनने के बाद वो बॉयो को अपने साथ ले जाती है कि आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलवाती हूँ। अब वो जाकर सभी फ्रेंड्स से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवा रही होती है। सभी उसके बॉयफ्रेंड को देखकर हैंडसम कह रही होती है और फिर उसके न्यू बॉयफ्रेंड को बैठने की जगह भी देती हैं। अब वो लोग तो इसे ड्रिंक करने का बोलते हैं पर ये आगे से मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और जियांग भी उन्हें बताते हैं कि इसे अल्कोहल से एलर्जी है तो ये वो नहीं पी सकता। वो भी चुप करके बैठा होता है। तो जियांग का फ्रेंड कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। इससे पहले बॉयो कुछ बताता पर उसकी जगह पर जियांग बताने लगता है कि ये गेमिंग कंपनी में जॉब करता है और इसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सभी लोग इसको हायर करना चाहते हैं। वो जैसे ही अपने काम के बारे में उसे बताने लगता है तो उसका फ्रेंड आगे से उसे चुप करवा देता है कि चलो हमारे साथ ड्रिंक करो, पर वो ड्रिंक नहीं कर रहा होता, सभी लोग उसे फोर्स कर रहे होते। इसी वजह से जियांग उसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती है। ये देखकर बॉय कहता है कि मैं जरा रेस्टोरेंट में होकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला तो जाता है पर जैसे रेस्टोरेंट से होने के बाद वापस आ रहा होता है तो एक लड़की उसका पहले से वेट कर रही होती है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। जैसे बॉय उस लड़की को पहले से जानता हो, वो लड़की भी इसके साथ काफी बात करने की ट्राई कर रही होती है पर बॉय उसे अपने से दूर कर रहा होता है और ये सब खड़े होकर दूर से जियांग भी देख रही होती क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही उसे ये सब दिखाना था इसलिए उसको यहाँ पर लेकर आया होता है। कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड इनोसेंट बनता और कहता है कि मुझे अल्कोहल से भी एलर्जी है, ये सब इसका फेक है। असल इसकी इमेज तो यही है कि ये इस लड़की को डेट कर चुका है और इस लड़की के साथ इसकी काफी ज्यादा र्यूमर्स भी, एक बार में तो इसका वीडियो भी आया हुआ है। ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कहने लगती है कि तुमने क्या ये सब प्लान किया हुआ था। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ तक ये दिखाने के लिए ना लेकर आता तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती। जियांग भी उसकी बातों को सुन रही होती है और साथ में देख रही होती है कि एक फोटोग्राफर उनकी पिक भी बना रहा होता है। ये देखकर वो उस तरफ जाते हुए उसके हाथ से कैमरा भी पकड़ लेती है और साथ में बॉयो के पास पहुंच जाते उसे कहने लगते है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपना इमेज क्लियर करो। तो वो आगे से उसे समझाने लगता है कि जो भी तुमने देखा उसमें से कुछ भी सच नहीं है। जियांग भी बॉयो को कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसी लड़की को पकड़ती जो बॉयो की तरफ आ रही थी और कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस एजेंसी के लिए काम करती हो और तुम्हें मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से फेम मिल रहा है ना, क्योंकि तुम बॉयो के साथ फेक पिक्स बनवा रही थी। अब वो लड़की तो काफी डर जाती क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जियांग को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है और ये भी पता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तो ये सब फेमस होने के लिए कर रही थी। आखिर जियांग बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है और फिर वहाँ से जाने लगती है तो बॉय भी उसके पीछे भागकर आ रहा होता है, उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है और बाहर आने के बाद भी उसे कह रहा होता है कि जैसा भी तुम समझो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो तो उसको अपनी कार की कीज दे देती है कि मेरी कार को निकाल कर लेकर आओ। बॉयो के वहाँ से जाने के बाद उसका फ्रेंड आ जाता है, कहने लगता है कि तुम उस इंसान पर कैसे यकीन कर सकते हो और तुम्हें उस लड़की पर यकीन नहीं था। तो आगे से जियांग कहने लगती कि कभी कभी यकीन कर लेना चाहिए। अब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में जा रहे होते तो ये भी जाते हुए बॉय से पूछते कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। जो
लड़की मेरे पास आई थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट का टाइम दिखाया जाता है जो 2 डेज और 12 आवर रह चुका था। और 2012 में जैंग जो अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आती है जिसका टी रेस्टोरेंट होता है। अब रुई भी अपनी फ्रेंड के पास आकर बैठ तो जाती है, पर आते साथ सबसे पहले उसके स्कार्फ को और अपने स्कार्फ को देख रही होती जो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जियांग भी किसी से बात कर रही होती है। कॉल पर बात करने के बाद अपनी फ्रेंड से उसके काम के बारे में पूछी होती कि काम कैसा जा रहा है। तो रुई कहती कि तुम्हारी वजह से काम बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि जियांग ने उसके काम में इन्वेस्ट किया था। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक और ब्रांच बना लो अपने काम की, ताकि उससे भी काफी अच्छी अर्निंग हो। तो वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं और भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर रुई कहने लगती है कि नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला, तुम्हें और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि नाइट सर्विस में मुझे काम मिल जाए, जिसके बाद मैं खुद ही इसकी न्यू ब्रांच भी बना लूंगी। तो आगे से जियांग कहती है चलो ठीक है, मैं इस बारे में बात करूंगी। अब रुई तो वहाँ जाने लगती है, पर वो रुई को रोकते हुए उसे कहने लगती है कि इस स्कार्फ को चेंज कर लो, क्योंकि कोई भी स्कार्फ को देखकर बता सकता है कि ये फेक है। तो रुई भी कहती है कि हाँ, मैं इसे चेंज कर लूंगी। अब रुई दिखाई जाती है जो काम कर रही होती है, वहीं पर लोगों की बातें भी सुन रही होती है कि एक रिच लड़की और इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। अब इसी तरह की बातें सुनने के बाद थोड़ी सैड हुई होती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, जो आते साथ ही रुई के पास आती है, पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं। जियांग तो इसके लिए न्यू स्कार्फ लेकर आई थी, वही रुई को देने लगती है, पर रुई उसके दिए हुए स्कार्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। बट वो फिर भी रुई को दे देते और कहते हैं कि तुम काफी थकी थकी लग रही हो, तो बोयो तुम्हें वापस छोड़ेगा, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। पर आगे से रुई कहती है कि बोयो को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से बोयो भी कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अब जियांग भी वहाँ से बोयो से अपना बैग लेने के बाद चली जाती है। बोयो भी उसको जाते हुए देख रहा होता है और रुई भी वहाँ से चली जाती है। अब जियांग जो उसी जगह पर वापस आकर जब देखती है तो रुई वही वाला स्कार्फ वाला गिफ्ट वहीं पर छोड़कर चली गई थी। ये देखकर वो उसको रात में देने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आती है और उसको रुई की आवाज आती है, तो वो उसी तरफ जा रही होती है। तभी उसको रुई के साथ बोयो की भी आवाज आती है, जो दोनों साथ में थी, और रुई उसके साथ न्यू ब्रांच के बारे में डीलिंग कर रही होती है। वो भी से कह रहा होता है कि जैसे तुम्हें न्यू ब्रांच मिल जाएगी तभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों इसका फायदा उठा रहे थे। और ये सारी बातें जियांग भी सुन लेते और काफी सैड होती है अपनी दोस्त की इस तरह की बातों को सुनने के बाद। और वहीं पर उसके रेस्टोरेंट में जब बैठी होती है तो रुई भी बहुत मजे से बाहर आ रही होती है। तभी वो देखते है कि जियांग भी आई हुई है। देखकर वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो जियांग बताती है कि मैं यहाँ पर वो स्कार्फ देने के लिए आई हूँ जो तुम उसी जगह पर छोड़ आई थी। तो वो कहते हैं कि शायद मैं भूल गई वहीं पर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। ये कहकर जब उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ रही होती है, पर तभी जियांग उसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें बोयो छोड़ने के बाद यहाँ से वापस चला गया। ये सुनकर तो वो भी कुछ चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है कि हाँ। अब जैसे ही जियांग के पास आती तो जियांग भी इसके मुंह पर कह देती है कि तुम्हारा और बोयो का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर रुई को पता लग चुका था कि इसने हम दोनों की बातें सुन ली हैं और उसे मनाने लगते और सॉरी करने लगते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बोयो से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, पर बोयो ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब रुई को तो पता होता है कि दोनों इसका यूज कर रहे हैं। वो तो उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है, कहने लगते है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था और तुम्हारी काम में इन्वेस्ट भी किया, पर तुमने तो मुझे ही पागल बनाया ना। वो तो इससे काफी सॉरी कर रही होती है और जियांग जो जा रही होती है उसको जाते जाते भी माफी मांग रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो जियांग कहती कि तुम मेरी मिन्नतें इसलिए करी हो ना क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तुम करो। और उसकी ज्यादा सॉरी करने की वजह से जियांग ये भी कह देती है कि अब तो मैं पक्का तुमसे इन्वेस्टमेंट अपनी ले लूंगी। ये कहते हुए जा रही होती है तो रुई भी आगे से कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जियांग वहीं पर रुक जाती है, पर उसकी तरफ देखती भी नहीं और फिर से जाने लगती है और रुई भी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। और अब पता नहीं होता कि रुई वहाँ से कूदी या नहीं कूदी। और वैसे भी उसने अपनी असलियत तो बता ही दी थी कि मुझे ये तुम्हारी सबसे गंदी आदत लगती है, जो भी तुम अपने पैसों से लोगों से कुछ भी करवाती रहते, मेरी मेहनत तो तुम्हें नजर ही नहीं आती। और लाइट हाउस का टाइम बताया जाता है जो 1 डे और 16 आवर्स रह चुका था। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त से दिल तोड़वाने के बाद आकर बैठी हुई थी और उसको बोयो की कॉल आ रही होती है, पर बोयो की कॉल को अटेंड नहीं कर रही होती। काफी बार कॉल आने की वजह से वो बोयो की कॉल जैसे अटेंड करती है तो बोयो से बताता है कि रुई नहीं मिल रही, वो डिसअपियर हो चुकी है। ये सुनते साथ ही वो उसी जगह पर ढूंढने के लिए आ जाती है रुई को जहाँ पर उसने बोला था कि मैं इस ब्रिज से कूद जाऊंगी। पर तब जियांग उसके लिए नहीं रुकी थी और बोयो भी उसके साथ होता है। पूछा होता है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं अटेंड कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हो। तो वो आगे से कहती है कि तुम्हें ये पूछने का क्या हक है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता लग चुकी है, तुम्हारी और रुई के बारे में। अब ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जियांग भी अपने डैड को मैसेज कर रही होती है कि मैंने आपसे बात करनी है, रुई मिल नहीं रही और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ना रुकी तो वो यहाँ से कूद जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इतने में उसे मिस्टर शिन की कॉल आती है। उसकी जब कॉल अटेंड करती तो वो भी इसे अपने पास बुलाते हैं। उसे देखते साथ ही कहने लगते हैं कि फाइनली तुमसे मिल लिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे होते कि जैसे वो जियांग को पहले से जानते ही ना हो। और जियांग उसे कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, पर वो तो आगे से जियांग से क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो, तुमने कभी सोचा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो या बस दुनिया को विजिट करने के लिए आई हो। उसकी बातों को सुनकर जियांग कहने लगती है कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो वो कहती
कहता है कि तुम्हारी दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा, पर पहले इस बात के बारे में भी सोचना कभी अकेले में बैठकर कि तुम लाइफ में क्या करने के लिए आई हो। और फिर उसके फ्रेंड के बारे में बात करने लगता है कि मैं तुम्हें ये वाला सेलफोन देता हूँ, अब हमारी इस पर ही बात होगी रुई के बारे में। तो वह कहती है कि क्या मतलब, मैं इससे बात क्यों करूंगी। तो वो आगे से बताने लगता है कि इससे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी किसी के पास जाती है और इससे तुम्हें ट्रबल भी क्रिएट हो सकती है। एक एविडेंस ये भी दिखाता है कि तुम जो भी अपने मोबाइल से बात करते हो वो इस सेलफोन में भी आता है, जैसे कि तुमने अपने डैड को ये वाला मैसेज किया। ये देखकर तो जियांग भी कुछ शौक हो जाती है क्योंकि उसने ये बात सिर्फ अपने डैड को बताई थी। तो वो भी इसके पास वही वाला मोबाइल रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जियांग भी उस मोबाइल को देख रही होती है। वापस घर पर आने के बाद अपने दोनों मोबाइल्स को उसने अपने पास रखा हुआ था और जिस मोबाइल पर मिस्टर शिन ने बोला था कि मेरी तुमसे बात यहाँ पर होगी और यहीं पर मैं तुम्हें रुई के बारे में बताऊंगा, अब जल्दी से कॉल को अटेंड करती है और पूछे होते कि रुई के बारे में क्या पता लगा। तो वो कहता है कि मुझे रुई मिल चुकी है और इसके बारे में मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, कॉल पर नहीं बता सकता। अब इतना ही कहता है तो उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, अजीब सी आवाजें आ रही होती है और जियांग के बार बार हेलो करने की वजह से दूसरी तरफ से यही बोला जा रहा होता है कि इस जगह पर आओ, वो भी 15 मिनट में, और लाइट हाउस के भी एक्टिवेट होने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिज की साइड से ही आओगी और किसी साइड से नहीं आना। अब ये भी उसी साइड को निकल जाती है जो लोकेशन उसको बताई जाती है और रास्ते में भी मिस्टर सिंह को कॉल कर रही होती, उनसे कॉल पर कह रही होती है कि आपने जो भी बात बतानी मुझे कॉल पर बता दे, आपने मिलकर क्यों बतानी है। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बताते हैं कि जहाँ की आपने लोकेशन बताई है उसी तरफ जा रही हूँ, पर 15 मिनट में वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी। अभी ये बात चली रही होती है और आगे से मिस्टर सिंह कुछ बोलने वाले होते इससे पहले उनकी कॉल कट जाती है। जियांग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो काफी स्पीड में कार को लेकर जा रही होती है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट तो होता है और आगे जाकर एक दूसरी कार से टकराने के बाद पानी में गिरने वाली होती है। उससे पहले ही सेलफोन दिखाया जाता है जिस पर लाइट हाउस एक्टिवेट हो चुका था और वैसे ही हमें 2025 दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लियान एक रूम में दिखाया जाता है और वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड के बारे में काफी रिसर्च वगैरह लगाई हुई थी क्योंकि वो उसी दिन से गुमा हुआ था। और वैसे एक सेलफोन पर देखते हुए कहने लगता है कि लाइट हाउस एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब शॉजिंग, क्या मेरे फ्रेंड तुम वापिस आए हो, और उसके स्केच को देख रहा होता है। जियांग दिखाई जाती है जो एक्सीडेंट के बाद जहाँ पर उसे होश आता है, वहाँ पर उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है और क्यों है। जैसे वो अपना आईडी कार्ड पकड़ कर देखती है तो पता लगता है कि ये तो मेरा आईडी कार्ड ही नहीं है, जबकि नाम इसका होता है पर सिटी डिफरेंट होती है। और बैग से चीजें देख रही होती है कि मेरे बैग में मोबाइल है, मोबाइल देखने पर पता लगता है कि मोबाइल में तो चार्जिंग ही नहीं है और थोड़े बहुत उसके बैग में पैसे भी होते हैं। और वैसे ही वो वहाँ से उठकर भागने लगती है, पर आगे जाकर बेहोश हो जाती। एक औरत उसको अपनी कार में बिठा कर लेकर जा रही होती है। जैसे से होश आती है तो वो उस औरत से डरने लगती है, पर वो औरत इसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ, मुझे तुम रास्ते में मिली वो भी बेहोश, मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले जाती हो, पता नहीं तुम पहाड़ों में कहाँ से आ गई। अब जियांग तो काफी परेशान सी होती है, वो भी इसको अपना आईडी दिखाने लगती है कि देख लो मैं कहाँ पर काम करती हूँ, मेरा नाम क्या और मैं कहाँ रहती हूँ। ये भी उनकी आईडी पर उनका नेम पढ़ लेती है जो नेम मिस जैंग होता है। अब ये मिस जैंग से कहती है कि क्या मैं आपके मोबाइल को यूज कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। ये कहकर अपना मोबाइल तो दे देती है पर बताती है कि मेरा मोबाइल काफी पुराना है और यहाँ पर तुम्हें सिग्नल्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये माउंटेन्स वाला एरिया है। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तुमने जिसको कॉल करनी होगी कर लेना। अब ये उस सिटी के बारे में पूछती जहाँ से ये आई थी और कहने लगती है कि आप क्या उसी तरफ जा रही, तो वो बताती है कि नहीं वो तो यहाँ से काफी दूर है। अब ये बात सुनने के बाद ये भी सोचने लगते है कि मैं तो दरिया में गिरी थी पर यहाँ तक कैसे पहुँच गई अगर वो इतनी दूर है। यही सोच सोच कर परेशान हो रही होती है और वैसे ही एक स्टॉप पर मिसेस जैंग अपनी कार को रोकते और कहती है कि जल्दी वापस आना, मेरी बेटी घर पर अकेली है, मुझे घर पर जाना है। अब ये भी स्टोर में जाने के बाद उनसे चीज नहीं लेती बल्कि बस यही कहती है कि मुझे एक कॉल करनी क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो चुका है। तो वो आदमी भी इसे कॉल करने की परमिशन दे देता है। जैसे ही ये सोचती है कि मुझे किसे कॉल करनी चाहिए, सबसे पहले मिस्टर सिंह के बारे में सोचती फिर कहती है कि मुझे तो उनका नंबर ही नहीं आता, मुझे अपने डैड को कॉल करनी चाहिए। डैड का नंबर मिलाती है तो पता लगता है कि डैड वाला नंबर किसी और के पास नहीं होता बल्कि लियान के पास होता है, पर वो भी कॉल को नहीं देखता। अब ये भी कॉल करने के बाद जैसे ही फोन पर देखते हैं तो वहाँ 2080 लिखा हुआ था। ये देखकर परेशान हो जाते हो, कैलेंडर देखते हैं वहाँ पर भी 2018 था। ये देखकर कहने लगती है कि तुमने इतना पुराना कैलेंडर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जियांग असल में 2025 से आई थी ना कि 2018 की थी। अब वो शॉप वाला भी कहने लगता है कि जब 2018 है तो मैं 2018 का कैलेंडर ही लगाऊंगा ना, पर ये भी उसे कहने लगती है कि 2025 है। अब वो भी इसको पागल ही समझ रहा होता है तो ये भी चीजों पर एक्सपायरी डेट वगैरह देखने लगती है तो वहाँ पर भी 2018 होता है। ये देखकर तो इसका सर घूमने लगता है, वहाँ से निकलकर वापस से कार की तरफ जाने लगते है। उसको जाते हुए लियान भी देख रहा होता है और वो अपनी बाइक पर लगे मोबाइल पर कॉल देखता है तो उसी नंबर पर दोबारा से कॉल करने पर पता लगता है कि वो कॉल तो यहाँ शॉप से की गई थी और आकर पूछे लगता है कि क्या तुमने मुझे कॉल की थी। तो वो बताता है कि ये तो पब्लिक टेलीफोन है ना, यहाँ से मैंने थोड़ी ना कॉल की होगी, हाँ एक लड़की ने की है जो अभी यहाँ से निकली। अब ये उस आंट के साथ बैठकर जा तो रही होती है पर काफी ज्यादा रो रही होती है। ये देखकर वो पूछे लगती है कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम कहाँ पर इतनी दूर आई हुई हो। वो तो बस आगे से रोई जा रही होती है। ये देखकर मिसेस जैंग कहने लगती है कि तुम ऐसा करो मेरे घर पर आकर रह लो अगर तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है रहने की। अब जियांग भी उन्हें आगे से कुछ भी नहीं बोलती तो लियान दिखाया जाता है जो उसी लोकेशन
पर जा रहा होता है जो उसको लाइट हाउस से रिसीव हुई थी। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसे वहाँ पर ब्लड नजर आता है। उस ब्लड को देखने लगता है कि क्या ये अभी का या पहले का है, पर ब्लड तो काफी फ्रेश था। ये देखकर वो हर जगह पर देखने लगता है कि शॉजिंग क्या ये तुम थे, पर उसे कोई भी और सुराग नहीं मिलता कि यहाँ पर कौन आया था। अब जियांग भी मिसेस जैंग के साथ उनके घर पर जा रही होती, पर रास्ते में उसे एक बच्चा डरा देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती। पर पता लगता है कि उस बच्चे का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब मिसेस जैंग भी उसे अपने साथ अपने घर पर ले आती है, पर उनकी बेटी उसके साथ अच्छा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करती, यहाँ तक कि उन्हें ग्रीट भी नहीं करती। ये देखकर उसकी मॉम कहती कि चलो जाकर अपना पढ़ लो। अब जियांग को भी सोने के लिए जगह मिल गई थी, पर उठकर सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से फ्लाइट लेकर वापस जाना चाहिए। पर फिर उसको याद आता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, और सोचती है कि मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, ट्रेन के पैसे तो मेरे पास हैं। और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो सभी लोगों की पिक्स लगाकर बैठा हुआ था, जिन लोगों ने उसके फ्रेंड शॉजिंग को मारा था। और पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचा होता है, जिसके पास वो 5 साल पहले भी आया था शॉजिंग के बारे में बताने। और पुलिस इंस्पेक्टर ने इसकी बात के बाद हर जगह पर पता करवाया था इसके फ्रेंड के बारे में, पर आगे से लोगों से पूछने में पता लगता है कि इस नाम का तो कोई भी पर्सन नहीं है। लाइक उसके फ्रेंड के डिसअपियर होने के बाद किसी को भी वो याद नहीं था, जैसे कि वो दुनिया में आया ही ना हो। पर लियान को तो वो अच्छे से याद था, आखिर वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। पर इंस्पेक्टर तो उसे यही बता रहा होता है कि 5 साल पहले भी मैंने तुम्हें यही बताया था कि इस नाम का कोई भी पर्सन नहीं है, और अब भी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि इस नाम का पर्सन कोई भी नहीं है। तो लियान कहता है कि मैं आपको क्या पागल लगता हूँ, या मुझे ऐसे लोगों के वहम आते हैं। और इधर हमें जियांग दिखाई जाती है जो सुबह में उठकर अपनी बारी का वेट कर रही होती है ब्रश करने के लिए, और पीछे से वही लड़की जो जियांग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती होती, वो उसको साइड में करने के बाद वहाँ से जाने लगती है स्कूल के लिए। और पीछे से उसकी मॉम आकर उसको लंच बॉक्स दे रही होती है कि तुम ये भूल कर जा रही थी। तभी पता लगता है कि एक बच्चे ने ऊपर से एक गमला फेंका था, जिसकी वजह से मिस जियांग के सर पर चोट आ गई थी। और ये देखकर जियांग भी परेशान हो जाते हो, जल्दी से उन्हें पकड़कर देखने लगते हैं। बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं कि किस पागल बच्चे ने किया है। तो पता लगता है कि जिस बच्चे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था उसी ने किया था। अब सभी लोग कह रहे होते हैं कि एम्बुलेंस मंगवाओ, पर एक आदमी कहता है कि एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो उठाकर खुद ही लेकर जाने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। और जियांग को भी कहता है कि तुम इसके रिलेटिव हो ना, साथ चलो। ये कहकर उन्हें भी साथ ले आता है। अब जो उनका हॉस्पिटल का बिल आया था वो काफी ज्यादा था, जो पैसे जियांग के पास भी नहीं होते इतने। वहाँ पर उनकी बेटी आ जाती है जो आकर अपनी मॉम के बारे में पूछती है, पर वो बताती है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, और साथ में उसकी मॉम का बिल भी उसे दे देती है। पर वो तो आगे से इसकी मिन्नतें करने लगती है कि मिसेस मेरी मॉम की जान बचा ले, मेरे पास तो पैसे नहीं, आप इनके पैसे पे कर दो। पर जियांग तो वहाँ से जाने लगती है कि तुमने अभी अच्छे बिहेव से बात की, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और ना अब मैं अमीर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं लगा सकती। ये कहकर जा रही होती है, पर वो भी पीछे से रोने लगती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, आखिर तुम्हारा मॉम कितने अच्छे से ख्याल रख रही थी। अब ये बात सुनने के बाद वो रुक जाती है और वापस से आकर उसे 200 दे देती है, जबकि 600 के पास थे पैसे, और कहती है कि इसके अलावा मेरे पास नहीं, अगर मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी तो मेरे पास खुद भी कुछ नहीं बचेगा। वो आगे से बच्ची कहने लगती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो अपनी पॉकेट से निकाल कर पैसे देने लगती है, जो बिल्कुल थोड़े से पैसे होते हैं। अब उन्हीं पैसों को लेकर जियांग भी पेमेंट करवाने लगती है, और कहती है कि हमारे पास अभी इतने पैसे क्योंकि हम जल्दी में आए थे, पर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बाकी के पैसे जल्दी दे देंगे। पर वो आगे से कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स है, पर फिर भी मैं आपके लिए एप्लीकेशन का काम करती हूँ। ये कहकर कॉल पर लग जाती, इतने वहाँ पर लियान आ जाता है जो आकर पैसे दे देता है। कहने लगता है कि इतने पैसे काफी है ना, जिनमें से 2 रुपीज एक्स्ट्रा होते हैं। वो जल्दी से जियांग पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेते और उसको थैंक्स कहने के बाद पेमेंट करवा देते और उनकी बेटी को भी साथ में ले जाती है। अब जियांग जो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो एक जगह पर आकर बैठ जाती है और सोच होती है कि मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और लोगों को खाते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर लियान आ जाता है जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो उसे देखकर जियांग सोचने लगती कि क्या ये अपने पैसे वापस लेने के लिए आ गया जो उसने मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही दिए थे। तो उसे खड़े होकर कहने लगती है कि तुमने जो भी पैसे लेने हैं वो जाकर उस बच्चे और उस माँ से लेना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहकर जाने लगती है। तो लियान भी उसको देखकर सोचने लगता है कि ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मुझे जानती ना हो, और उससे रोककर पूछता है कि तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे आई। तो वो कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या मतलब, क्या हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। ये कहकर जाने तो लगती है, पर उसके सर में काफी दर्द होने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गई थी। अब जियांग को जब होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और नर्स उसकी ड्रिप वगैरह उतारी होती है, बता रही होती है कि तुमने अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और पट्टी को भी गीला नहीं करना, लो शुगर लेवल होने की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये सब बातें बताने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग उन्हें रोककर पूछते है कि मेरे हॉस्पिटल का खर्चा कितना बना। तो वो बताते है कि तुम्हारी पेमेंट इन्होंने कर दी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियान जो उसको पानी दे रहा होता है, पर वो उसके हाथ से पानी नहीं लेती, बल्कि कहने लगती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं और तुम लाइनें मारने को आ गए। ये सब बातें कर रही होती है और लियान को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे क्या हो गया है। और जियांग भी उसे बताने लगती है कि मैं CEO की बेटी हूँ, वो भी जियांग ग्रुप की। तो वो कहता है कि जियांग ग्रुप। तो आगे से जियांग कहती है कि क्यों डर गए हो, मैं तुम्हारी अभी अपने डैड से बात करवाती हूँ। ये कहकर अपने डैड के नंबर पर कॉल करती है, पर आगे से पता लगता है कि वो कॉल किसी और को नहीं बल्कि लियान को आती है। लियान जैसे आगे से हेलो करता है तो ये सुनकर तो वैसे ही शॉक हो जाती है, और ये भी जब हेलो करती है तो लियान इसको देखने लगता है। तो इसे कंफर्म नहीं होता तो
जल्दी से दोबारा कॉल कट करने के बाद दोबारा से उसी नंबर पर कॉल करती है जो लियान को ही आती है। अब लियान उसको दिखाने लगता है कि ये देखो तुम मुझे कॉल कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे डैड का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। तो ये उसको एक न्यूज दिखाते हुए बताने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ तो 2009 में ही हो गई थी। ये सुनने के बाद तो जियांग भी कुछ शौक होते हुए कहने लगती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये उसका ही आईडी उसको दिखाने लगता है और बताने लगता है कि तुम कब पैदा हुई थी और तुम्हारा नेम क्या है। तो वो आगे से कह देती है कि ये सब कुछ फेक है, ये मेरा नहीं है, ये गलत आईडी है। अब ये बात सुनने के बाद लियान भी उसको सर्च करके दिखा देता है कि जियांग ग्रुप के नाम से कोई भी चीज नहीं है और ना ही कोई ऐसी कंपनी है। ये देखने के बाद तो जियांग और भी ज्यादा शौक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वहाँ से चुप करके जाने लगती है। जब जा रही होती है तो जाते हुए अपने आप से ही मिलती है, जिसे देखकर ये शौक हो गई थी और वो इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये सुनकर कहती है कि क्या मतलब, तुम कौन हो। और उसको देखते हुए उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या मतलब, जो मैं हूँ वो यहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं किसी और वर्ल्ड में आई हुई हूँ जैसा कि पैरेलल वर्ल्ड। और पूछती है कि तुम कौन हो। वो तो आगे से स्माइल करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब जियांग भी वहाँ से वापस जाने लगती है और दरिया के पास पहुंचकर सोचती है कि मैं पानी से यहाँ तक पहुंची हूँ तो मुझे पानी में दोबारा से कूदकर वापस अपनी वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि मेरी वर्ल्ड और इस वर्ल्ड का कनेक्शन कोई ना कोई तो है। यही सोचकर पानी में कूद जाती है। औरत इसको कूदते हुए देखकर चिल्लाने लगती है कि एक लड़की पानी में कूद गई है, जिसको भी तैरना आता है वो इसे जाकर बचा ले। अब ये भी कुछ टाइम बाद खुद ही पानी के ऊपर आ जाते हैं और सोचने लगती है कि क्या मैं अपनी वापस दुनिया में नहीं गई। अभी ये सोच ही रही होती तो एक आदमी इसको खींचते हुए पानी से बाहर ले आता है। अब ये हॉस्पिटल में होती जहाँ पर वही वाला ऑफिसर इसे पूछा होता है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। तो ये आगे से बता रही होती कि कितनी बार बताऊं, मैंने सुसाइड नहीं की। वो इससे पूछा होता है कि क्या तुम्हारा दिल टूटा था। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑफिसर इसे बता रहा होता है कि तुमने कितने लोगों का नुकसान किया एक पानी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश में। अब उनकी बातें सुनते हुए जैसे ही जियांग पीछे देखती है तो वहाँ से लियान आ रहा होता है। ये देखकर वो दोबारा से ऑफिसर की तरफ फेस कर लेते। लियान भी वहाँ पर पहुँचने के बाद ऑफिसर से कहता है कि ऑफिसर, तो ऑफिसर भी इसको देखकर कहता है कि तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। ये कहकर लियान को लेकर जाने लगता है। लियान भी जाते हुए इसको कपड़े वगैरह दे जाता है कि चेंज कर लो। अब ये भी ऑफिसर के पास जाकर बैठ गया तो ऑफिसर से पूछने लगता है कि इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्लासमेट्स हो या फ्रेंड्स हो। तो ये बताता है कि क्लासमेट्स हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि जियांग को तो वो पहले से जानता था, मतलब जियांग तो इसकी क्लासमेट थी। पर ऑफिसर तो इसे समझाने लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं और फिर डेट वगैरह भी करना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे का दिल तोड़ते रहते हैं। अब ये सारी बातें लियान तो चुप करके सुन रहा होता है। ऑफिसर कहता है कि मैं इसे यहाँ से भेज तो रहा हूँ, पर वापस जाने के बाद इसे अच्छे से समझाना कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। अब लियान जियांग से रिलेटेड तो सारी बातें कर लेता है, पर लास्ट में अपने फ्रेंड के बारे में बात करता है कि आपको शॉजिंग के बारे में कुछ भी पता लगे तो मुझे बताना। तो आगे से ऑफिसर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस नेम का कोई भी पर्सन नहीं है और अब भी कह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें इस नेम के पर्सन के बारे में कैसे बता दूं। ये कहने के बाद ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जियांग जो आ रही होती तो आगे से लियान भी उसे जब नजर आता है तो वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेती है, पर लियान तो अभी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। ये देखकर वो उसे कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो आगे से कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम मुझे जानती ना हो। अब ये बात सुनकर ये सोचने लगती है कि इस वर्ल्ड की जियांग के साथ इसका क्या रिलेशन है। पर तभी लियान कह देता है कि तुम्हारे पास अगर रहने की कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सिटी काफी डेंजरस है और वैसे भी हम दोनों पीछे से एक ही विलेज से हैं। ये सुनकर जियांग को तो लगता है कि हम दोनों का एक ही विलेज से होने की वजह से ये मेरे पीछे आ रहा है, पर मुझे इससे अपना पीछा छुड़वाना होगा। जल्दी से भागने लगते और उससे छुप रही होती है हर जगह पर। इसे लियान आगे से मिल जाता है। अब इसे चुप करके लियान के साथ ही जाना पड़ता। आगे की जा रही होती है और जैसे वॉशरूम जाते हैं तो लेडीज वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर अब लियान इसके पीछे नहीं जा सकता था। वॉशरूम में जाने के बाद ये वहाँ पर एक विंडो देखती है जहाँ से ये भाग जाती है। लियान इसका भाई वेट कर रहा होता है। एक लड़की के वॉशरूम से बाहर आने के बाद पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की गई थी, क्या आप उसका पता करवा सकती हैं। तो वो आगे से बताते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है, पर एक लड़की विंडो से जरूर बाहर निकली थी। अब लियान को पता लग जाता है कि विंडो से बाहर निकलने वाली कोई और नहीं बल्कि जियांग होगी। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो रहने के लिए पहले तो जगह ढूंढ रही होती है, साथ में खाने के लिए कुछ खाना ढूंढ रही होती है। एक जगह का खाना इसे अच्छा भी लग रहा होता है, वहाँ का खाना लेने का सोचती है, पर आगे से प्राइस सुनते साथ ही सोच लेती है कि मैं यहाँ का खाना नहीं लूंगी। आगे जाने पर उसे एक और शॉप भी नजर आती है जहाँ पर खाना तो महंगा था, पर ये सोचते है कि मुझे हाफ से भी कम बाउल का खाना लेना चाहिए ताकि थोड़ा कम में मिल जाए। अब वो औरत जैसे ये बात सुनती है तो उसे तो ये वैसी पागल लग रही होती है, पर भी वो उसको खाना तो दे देती। ये भी जगह साफ करके खाने के लिए बैठ जाती है। अब लियान जो इसको ढूंढ रहा होता है आते हुए जियांग को खाते हुए देख लेता है। चुप करके उसे खाते हुए देख रहा होता है, जाकर तंग नहीं करता। जियांग भी खाते हुए रो रही होती है और खाना खाने के बाद जब वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में दो आदमी बाइक पर इसका बैग पकड़ के भागने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर जियांग भी अपने बैग को नहीं छोड़ रही होती। और जियांग के साथ ये सब होते हुए लियान भी देख लेता है। वैसे ही उन लोगों को डराने के लिए आ जाता है। वो लोग भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, जियांग के बैग को भी छोड़ देते हैं। इतने में पता लगता है कि आगे से भी उन लोगों को पुलिस पकड़ने के लिए आ रही थी, इसीलिए वो आदमी पीछे की तरफ भागता है और लियान भी आगे से उन्हें मारकर गिरा देता है और पुलिस भी उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अब जियांग जो बैठी होती है लियान उसके पास आता है तो आगे से जियांग कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। अब वो भी इसको पैसे दे देता है कि रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेना, पर ये भी उसके पैसे लेने से मना
कर देती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं लेने, मैं खुद कोई ना कोई काम कर लूंगी, और क्या तुम पागल हो जो मेरा पीछा कर रहे हो और मेरी हेल्प भी करने को तैयार हो। तो वो कहता है कि अभी भी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि मुझे जानती ना हो, और हाँ मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में आ रहा हूँ। और पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो क्या तुम आज रात भी सर्वाइव कर पाओगी। ये कहकर लियान आगे जाने लगता है और वो भी उसके पैसों को दोबारा से उठा लेते और लियान के पीछे पीछे जाने लगते। लियान भी एक होटल के सामने आकर रुक जाता और दिखाने लगता है कि यहीं पर तुम रह लो, और उसको होटल दिखाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये भी होटल के अंदर जाकर पूछे होती कि सबसे सस्ते वाला रूम कितने का है, तो वो बताता है कि 200 का। तो ये पूछती कि क्या खाना भी होगा, तो वो बताता है कि नहीं, सुबह का खाना अगर खाना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब ये सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर सोती हूँ तो मुझे सुबह में भूख भी लगी होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। पैसे देने वाली होती है और साथ में अपना आईडी भी देने वाली होती है। इससे पहले ही वो साथ में पड़े एक पोस्टर को पढ़ लेती जहाँ पर इंटरनेट कैफे की जॉब होती है। ये देखकर वो सोच लेती है कि मैं वहीं पर जाकर जॉब करूंगी, और पूछती है कि ये इंटरनेट कैफे वाली जॉब कहाँ पर। वो बताता है कि वो साथ में ही है, पर ये वाला होटल ज्यादा अच्छा है तो तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। पर वो उसे पैसे और आईडी कार्ड देने से मना कर देती है और वहाँ से इंटरनेट कैफे की जॉब करने के लिए चली जाती है। अब ये भी उसके जाने के बाद लियान को बता देता है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई, वो तो यहाँ पर रुकी भी नहीं। तो लियान कहता है कि वो यहाँ से क्यों चली गई और ऐसा भी तुमने क्या किया। तो वो बताता है कि उसने बोला था कि उसे सुबह का खाना भी इसी में चाहिए, पर मैंने उसे बता दिया कि उसे एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा अगर सुबह का खाना उसने खाना है। लियान कहता है कि तुम्हें उसे खाना दे देना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लियान का दोस्त ही था। अब वो कहता है कि तुमने खुद ही तो बोला था कि कस्टमर को कस्टमर की तरह डील करो, तो वो भी तो मेरी एक कस्टमर थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। तो लियान उसे पूछता है कि बताओ कहाँ पर गई है। तो वो बताता है कि उसने इंटरनेट कैफे की जॉब का पढ़ा और वो उसी तरफ चली गई है। अब इधर जियांग दिखाई जाती है जो उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसी लड़कियों की लाइन में खड़ी हो जाती है जो लड़कियां जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, और उसे डांस करके दिखा रही होती है। अब इसकी जब लास्ट में बारी आती है तो सभी लड़कियां चली गई थी, उस आदमी को भी नींद आ रही होती है। वो पहले तो इससे डांस करवाता है पर इसे ठीक से डांस नहीं करना आ रहा होता, बिल्कुल भी हॉट नहीं नजर आ रही होती। वो आदमी कहता है कि थोड़ी हॉट बनो ना, तो ये भी उसको वैसे स्टेप करके दिखाती है, तो ये भी उसको हाई कर लेता है। कहता है कि कल इस तरह की ड्रेसिंग करके आना। तो वो कहती है कि हॉट ड्रेसिंग करना क्या जरूरी है इंटरनेट कैफे के लिए। अब ये सुनकर तो वो शौक हो जाता है कि क्या मतलब तुम यहाँ पर इंटरनेट कैफे की जॉब करने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो दिखाने लगता है कि क्या तुमने उस पोस्टर को नहीं पढ़ा कि ये तो लाइव स्ट्रीम की जॉब है, अगर इंटरनेट कैफे में जॉब करनी है तो मेरे साथ आओ। उसको दूसरी जगह ऑफिस में ले जाता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं। ये भी काम को समझाने लगता है और बताता है कि यहाँ पर ये कैश है, पर तुमने इसके आसपास भी नहीं आना, और अगर तुमने कैश चोरी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से देख लूंगा कि कैमरा लगा हुआ है। और उसको जॉब पर भी रख लेता और साथ में उसका आईडी कार्ड भी अपने पास रख लेता और बताता है कि तुम्हें कितना पे किया जाएगा, जो काफी कम होता है। जियांग कहती कि इतना कम पे, तो कहता है कि हाँ तुम्हें इतना ही पे किया जाएगा। तो ये पूछती कि क्या खाना भी साथ में मिलेगा। तो वो कहता है कि हाँ नूडल्स खा सकती हो जितनी मर्जी, पर तुम्हें काम भी ज्यादा करना होगा। अब खाने के नाम पर नूडल्स से ही ये खुश हो जाती है कि कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा। और इधर लियान जो हर जगह पर जियांग को ढूंढ रहा होता है पर कहीं पर भी उसे जियांग नहीं मिल रही होती। हर जगह उसने इंटरनेट कैफे में जाकर भी देख लिया था। अब इधर जियांग जो काम कर रही होती है साथ में जैसे नूडल्स खाने लगते हो तो वो देखते है कि उसका फ्रेंड आया है जो 2025 में उसका फ्रेंड था, तो वो उसके लिए खाना लेकर आया था। अब ये भी उसे देखकर खुश हो रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो बताता है कि हाँ मैं भी टाइम ट्रेवल करके आया हूँ यहाँ पर। तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ से वापस जाने का रास्ता पता है। तो वो बताता है कि हाँ मुझे पता है, पहले तुम ये खाना खा लो उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अब ये भी खुश होकर खाना खाने लगते और साथ में रोने लगते। तो कहता है कि रो नहीं, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अब ये बहुत मजे से खाने लगती तो पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम था, वो असल में सोई हुई थी अपना काम करके, क्योंकि उसका नाइट में काम होता था। और बॉस आकर उसे डांटने लगता है कि बस तुमने इतने से पैसे कमाए। तो वो कहती है कि पैसों से मेरा क्या मतलब, जितना मुझसे हो सका मैंने कमा लिया। तो वो कहता है कि अगर तुम ज्यादा नहीं कमाओगे तो मैं तुम लोगों को पे कैसे करूंगा। पर जियांग में भी अपना ही एटीट्यूड होता है, वो ज्यादा उसके जवाब वगैरह नहीं देते। वो कहती है कि क्या मैं सो जाऊं। तो वो कहता है कि हाँ जाकर सो जाओ। तो ये पूछती है कि मैं कहाँ पर जाकर सोऊं। तो वो बताता है कि स्टोर रूम में जाकर सो जाओ। अब ये स्टोर रूम की तरफ देखते और बॉस की तरफ देखते। बॉस कहता है कि अगर तुमने वहाँ पर नहीं सोना तो तुम मेरे घर पर भी आ सकती हो। ये सुनते साथ ही जियांग उसको कुछ भी नहीं कहती और स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती और मोबाइल को देख रही होती है कि क्या इस मोबाइल से मैं वापस जा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे पास बस यही एक मोबाइल था। और सोने के लिए लेट जाती है। अब लियान जिसको अभी तक जियांग नहीं मिली थी वो अपने फ्रेंड से भी पता कर रहा होता है कि बताओ वो कहाँ पर गई होगी। तो वो कहता है कि शायद वो इलीगल वाले कैफे में गई हो। अब जियांग भी उठने के बाद बाहर आती है खाने पीने के लिए। सबसे पहले जो खाने के लिए चीज लेती है वो 5 युआन की थी और इसके पास बस 200 था, जिसमें से 5 युआन भी चले गए। अब इसी तरह इसके पास पैसे कम होते जा रहे थे। आगे जाकर अपने मोबाइल का चार्जर भी लेती है जो 50 युआन का होता है। सीधे सीधे इसके पास से 50 युआन भी चले गए और वहीं पर खड़े होकर अपने मोबाइल को चार्ज करने लगती है। और मोबाइल चार्ज करने के बाद वहाँ से जब जा रही होती है तो अपने डैड के नंबर पर कॉल कर रही होती है, पर आगे से कोई भी कॉल नहीं अटेंड कर रहा होता। इतने में उसको एक मैसेज आता है कि क्या ये बच्चे तुम हो। अब ये मैसेज देखकर खुश होती है कि शायद इसके डैड का होगा, क्योंकि अननोन नंबर से आया हुआ था। और कॉल आने पर पता लगता है कि वो तो स्कैमर की कॉल थी, क्योंकि वो उसके डैड के बारे में बात कर रहा होता है कि तुम्हारा डैड आईसीयू में है। पर जियांग को तो पता होता है कि यहाँ वाली जियांग के तो डैड मॉम काफी टाइम पहले से मर चुके हैं, इसीलिए वो गुस्से से अपने मोबाइल को ही फेंक देती है। पर दोबारा से जब मोबाइल पर कॉल आ रही
रही होती है तो ये इसी उम्मीद पे जल्दी से बास्केट में से अपने मोबाइल को निकालने लगते हैं कि शायद मेरे डैड की कॉल होगी, पर आगे से पता लगता है कि डैड के नंबर से लियान ने ही बैक कॉल की थी और पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो ये आगे से कहती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं लियान हूँ। अब ये आगे से कुछ भी नहीं बोलती और जब जा रही होती तो लियान आगे से मिल जाता है और पूछने लगता है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थी, मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढता रहा। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या इससे मतलब, मैं कहाँ पर भी थी। अब लियान उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सच में भूल चुकी हो। तो जियांग सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ वो तुम नहीं हो। अब जियांग लियान को कह देते हैं कि अब मेरा पीछा करना बंद कर दो, ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। उसको जाते हुए लियान भी देख रहा होता है, इलीगल इंटरनेट कैफे में भी जाते हुए देख लेता है और अपने आप से कहने लगता है कि जियांग अगर तुम इस हालत में हो तो मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं शॉजिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें इस हालत में नहीं देखा जा रहा। अब जियांग भी काम पर वापस आ जाती है। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है, वो रोज खाती और उसके पैसे कम होते जा रहे थे। इसी तरह रोज उसे काम करना पड़ा था। एक दिन बैठकर जब खा रही होती तो डॉग भी इसके पास आता तो ये साथ में उसको भी अपना खाना खिला देती है और कहने लगती है कि मुझे पता लग गया है कि एक होमलेस होना कितना मुश्किल है, आपके पास कुछ भी नहीं होता। इतने में अंदर से आवाज आ जाती तो उसे काम के लिए वापस से जाना पड़ता और उसको पीछे से खड़े होकर लियान भी देख रहा होता है और एक जगह पर अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि क्या तुम अभी भी जॉब के लिए लोगों को रख रहे हो। और जियांग भी काम के लिए आती है तो इसका कोलीग मतलब वहाँ का एक लड़का इससे कॉक मांगता है तो ये भी उसको कॉक देती है और वो भी इसके हाथ को टच करता है, छोड़ ही नहीं रहा होता। ये अपना पहले हाथ छुड़वाती है और वो लड़का इसको देखकर कहने लगता है क्या मुझे ये नहीं पीनी, मुझे दूसरी ला कर दो। तो ये भी उसको गुस्से से दूसरी दे देती है, पर जाते हुए वो लड़का फिर से इसको पीछे से टच करता है जिसकी वजह से इसे तो गुस्सा आ जाता है और पकड़ के इसको मारने लगते हैं। कहने लगती है कि क्या तुम दोबारा मुझे टच करोगे। तो वो कहता है कि नहीं अब नहीं मैं तुम्हें टच करूंगा। अब उस लड़के ने तो इससे माफी वगैरह भी मांग ली थी और इसका बॉस भी आ गया था और कहने लगता है कि क्या तुम पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ जब हरेस करेगा तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी ना। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी होगी मुझसे करो। और ऐसा भी उसने क्या कर दिया होगा जो तुम पुलिस को बताने लग गई। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों का काम इलीगल है इसलिए आप लोग पुलिस को बताने से डरते हो, मेरे पैसे मुझे दे दो, मेरी पे, मैं यहाँ से चली जाती। तो वो कहता है कि तुमने तो फुल मंथ काम भी नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पे कैसे दे दूं। तो जियांग भी कहती है कि अच्छा तुमने मेरी पे मुझे वापस नहीं करनी तो ठीक है, मैं भी पुलिस को बता दूंगी। तो अब वो भी उसको उसकी पे दे देता है। अब जियांग भी बहुत मजे से इंटरनेट कैफे की जॉब छोड़कर बाहर आ जाती है और इसको बस 300 युआन सैलरी मिली थी और इसके ऊपर लियान का कर्जा 200 था जो उसने उस टाइम पर उसे दिया था जब इसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी। अब ये सोचती है कि मुझे उसके पैसे वापस कर देने चाहिए, इसलिए लियान को कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए आ रही हूँ। अब ये भी लियान के घर पर पहुंच जाती जहाँ पर पहुंचने के बाद काफी नॉक कर रही होते पर कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता। अब ये दूसरी तरफ जाती है डोर नॉक करने के लिए पर वहाँ से भी कोई डोर ओपन नहीं कर रहा होता। ये देखकर तो इसे गुस्सा आ जाता है, जैसे ही दरवाजे पर मारती है अपना पाँव तो वो डोर ओपन हो जाता है। अब ये देखकर तो जियांग भी अंदर देखने लगती है। जियांग जो लियान के घर पर अंदर तो आ जाती है और अंदर आने के बाद उसके घर में नहीं जाती बल्कि बस बाहर ही खड़े होकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं जो आकर लियान के बारे में पूछ रहे होते हैं पर वो बताती है कि मैं खुद उसी का वेट कर रही हूँ। अब वो आदमी तो इसके हाथ से इसका खाना भी ले लेते हैं और उसके बाद जैसे लियान आता है तो उसका खाना भी नीचे फेंकने के बाद लियान की तरफ जाते हैं। लियान भी अपनी बाइक को खड़ा करने के बाद उनको अच्छा खासा मारता है जिससे तो जियांग भी काफी डर जाती है। वो पहले तो छुप के नीचे बैठी होती है और उसके बाद जैसे इनकी फाइट एंड होती है और वो आदमी भी वहाँ से भाग जाते हैं तो ये भी वहाँ से भागने की करती है पर लियान तो उसको रास्ते में रोक लेता है। कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर मेरे पैसे वापस करने के लिए आई थी ना। तो ये भी जल्दी से डरते डरते इसके पैसे निकाल कर इसे वापस करने लगते हैं और लियान इसको देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तुमसे क्यों डरना है। तो लियान इसको बताने लगता है कि क्या तुमने भी मुझे उन लोगों जैसे समझ लिया है, मैं तो उन्हें इसलिए सबक सिखा रहा था क्योंकि मैंने एक स्मॉल से बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और वहाँ से मुझे पैसे भी नहीं मिले और ये लोग भी मेरे पीछे ऐसे लग गए थे इसलिए मैंने सबक सिखा रहा था। अब जियांग उसके हाथ में उसके पैसे तो वापस कर देती पर ये भी उसको जाने नहीं देता बल्कि कहता है कि अंदर बैठकर बात करते हैं। ये कहकर उसे अपने घर के अंदर लेकर जा रहा होता है पर इससे पहले ही डोर पर शूज के निशान देखता है जो किसी और के नहीं बल्कि जियांग के होते हैं। अब जियांग भी उसे कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था पर वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता, डायरेक्ट अंदर चला जाता और इसे भी अपने साथ ले जाता है। अंदर लेकर जाने के बाद इसे बिठाता और खाना बनाने लग गया और पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगे पर उसके हाथ में नाइफ को देखकर वो मना कर देते है कि नहीं मुझे प्यास नहीं लगी और फिर अपने आप से कहने लगती है कि मैं इसके घर पर क्यों बैठी, मैं तो यहाँ पर पैसे वापस करने के लिए आई थी जो मैंने दे दिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और लियान से भी कहती है कि मैं पैसे वापस करने के लिए आई थी और अब मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है पर लियान उसे कहते है कि क्या तुम कड़ी राइस नहीं खा कर जाओगी। ये सुनकर वो फौरन से रुक जाती है और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगती है और खाते हुए सोच होती है कि जैसा मैंने इसको समझा था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है बल्कि बहुत ही नाइस है। यहाँ तक कि लियान जो फ्रूट्स खा रहा होता है वो भी साथ में जियांग के लिए लाया था। अब जियांग भी उसको देखकर उन फ्रूट्स को खाने लगते ये भी उसकी साइड पर कर देता है और वहाँ से उठकर जब चला जाता है तो ये भी उसके जाने के बाद उन फ्रूट्स को अच्छे से पकड़ कर खाने लगती है और उसके घर को भी साथ में देख रही होती है कि कहाँ पर क्या चीज है। तभी वो उसी रूम में चली जाती जहाँ पर उसने कुछ एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए हुए थे लोगों के। और जियांग तो ये देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की करती है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले वो मुझे भी मार दे। पर रास्ते में आगे से आकर लियान उसको पकड़ लेता है। कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि पहले हम बाई चांस मिल गए थे
और तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कहता है कि पहले तुम कभी कहते हो कि हम बाई चांस मिले, कभी कहते हो कि हम सेम टाउन से हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। पर उसे तो बस भागने की पड़ी होती है, ये भी उसके बाजू से उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा लेता और ये भी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती कि एक लड़का मुझे हरास कर रहा है, यहाँ तक कि उसको मारने भी लगते हैं। पर लियान उसको कहाँ अपने आप को मारने देता और बल्कि कहता है कि चुप कर जाओ और जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। अब ये भी चुप करके उसके साथ उसकी बाइक पे बैठ जाती है और ये भी उसको लेकर तो जा रहा होता है, पर बाइक की स्पीड ज्यादा करने पर उसे खुद को हक भी करवा लेता है और सैलून पे ले आता, जहाँ पर वो चाहता था कि जियांग जॉब करे, क्योंकि जियांग के पास अब कोई भी जॉब नहीं थी। और उसे वहाँ पर छोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो काफी फॉर्मल हो रहा होता है, तो आगे से जियांग भी कहने लगती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या मतलब, तुम क्या मुझे भूल गई हो, तुम बड़ी सिटी में क्या पढ़ने के लिए गई, तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। अब इसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या मतलब, मैं पहले से इसे जानती हूँ, शायद पहले वाली जियांग इसको जानती होगी। तो वो अपना नेम बताने लगता है कि मैं चैन फेंग हूँ और तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे पहचान भी नहीं रही हो क्या, मैं पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया जो तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। चलो फिर भी मैं तुम्हें सैलून दिखा देता हूँ। और उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और फिर सैलून उसको दिखा रहा होता, लड़कियां भी देख रही होती कि कैसे दिखा रहा है, हर जगह के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं। अब हर जगह दिखाने के बाद उसे सैलरी के बारे में भी बताता है कि अभी के लिए सैलरी कम होगी, अगर तुम अच्छा काम करोगी तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और तुम्हारा लेवल भी। पर ये एक भी स्माइल आगे से नहीं दे रही होती, बल्कि एटीट्यूड से खड़ी होती है। देखा वो कहता है कि क्या तुम्हें ये काम ठीक नहीं लगा। तो वो बस आगे से यही पूछती है कि क्या यहाँ पर खाना भी मिलेगा। तो वो बताता है कि हाँ कोर्स खाना भी मिलेगा और वैसे भी तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो रहने की जगह भी मिलेगी। अब ये सुनकर ये काम करने के लिए मान जाती है। एक जगह पर जहाँ पे बैठी होती है वहीं पर आकर चैन फेंग इसका बॉस इसे आकर यूनिफॉर्म में देता है कि ये पहनकर कल आना, और उसकी सुपरवाइजर से भी उसे मिलवाता है कि इससे काम सीखना है तुमने। अब ये उसको भी ज्यादा नहीं बुलाती और उसके जाने के बाद अपने बॉस से कहने लगती है कि ऐसा लग रहा था कि तुम उससे डरते हो, वो तुमसे नहीं डरती। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी वो तुम्हारी सुपरवाइजर है और तुमसे ज्यादा काम उसे आता है तो तुमने उसी से सीखना है। ये कहकर उसका हॉस्टल दिखाने के लिए उसे ले जाता है, उसके साथ में यूनिफॉर्म को भी पकड़कर। और दलियान दिखाए जाते जो पहले जियांग के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि जियांग यहाँ से दूसरी सिटी में जाने के बाद बिल्कुल ही गायब हो गई थी और लोगों से उसके बारे में ये पता लगा था कि उसने 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं था और अब जाकर जियांग मिल गई थी। ये सब देख देख कर लियान सोचा होता है कि जियांग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा, 6 साल बाद क्यों वापिस आई। और उसके हाई स्कूल की पिक को भी देख रहा होता है और इधर जियांग जो अपने बॉस के साथ अपने रूम को देखने के लिए आई थी और बॉस उसका रूम दिखाने के बाद उसको बताता है कि तुमने यही यूनिफॉर्म पहनकर कल आना और अलार्म भी लगा लो, क्योंकि 9 बजे तुम काम के लिए आ जाओ, 9 बजे से लेट बिल्कुल भी नहीं होना। और लियान ने ये भी बोला था कि वो अभी बिजी है तो तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाएगा, और जैसे ही फ्री होगा तो तुम्हें देखने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर जियांग कहते हैं कि वो मुझे देखने के लिए क्यों आएगा। अब ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है, कहने लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, पहले तो तुम मुझसे बगैर बताए सिटी में चलेगी पढ़ने के लिए और उसका इतना दिल टूट गया था, वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गया था। और चैन फेंग की बातों से लग रहा होता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। और ये भी बताता है कि मैंने लियान को कभी भी इतनी केयर करते किसी की नहीं देखा जितने साल भी तुम गायब रही हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी रूम में जाकर बैठ जाती है और बैठकर बस लियान के बारे में सोच होती कि किस तरह वो हर जगह पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, और फिर अपने बारे में सोच होती कि मुझे थोड़ा वेट करना होगा, फिर मैं अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी। और सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे दिखा जाता है कि सभी लोग जियांग के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जियांग आने में लेट हो गए थे। जैसे जियांग आती तो वो किसी को बुलाती भी नहीं, बस चुप करके अपना जा रही होती। तो उसके बॉस उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम लेट क्यों हुई, मैंने क्या तुम्हें कल बोला नहीं था कि अलार्म लगा लेना, और तुम पहले ही दिन लेट हो गई, और तुमने क्या अपनी रूममेट से भी नहीं बोला था कि वो तुम्हें उठा दी। तो वो कहते हैं कि मैं जल्दी सो गई थी, मुझे नहीं पता मेरी रूममेट कौन है और ना मैंने उसे देखा है। तो वो आगे से कहता है कि बिल्कुल नेम एक्सक्यूज, और सभी लड़कियों के बारे में उसे बताने लगता है कि इनका नेम क्या क्या है। और ये सब बताने के बाद कहता है कि अब तुम लोग कोलीग्स हो, और उसे बताता है कि आज का तुम्हारा काम क्लीनिंग का होगा, और क्लीनिंग के टूल्स भी बता देता है। ये भी काम पर लग जाते हैं और पानी जो होता है वो उस जगह पर गिराती है जहाँ पर कस्टमर्स आते थे और उस जगह को यूज करते। उसकी सुपरवाइजर इस बात से उसे डांटते और वहाँ से चली जाती है। अब ये जब खाने के लिए आती है तो कोई भी इसे खाना नहीं दे रही होती है, ना ये बताती है कि तुम्हारा खाना कहाँ पर है, और कहते हैं कि खुद ही ढूंढ लो। अब ये सारी बात पीछे से बॉस भी सुन रहा होता है। जियांग तो वहाँ से चुप करके जाने लगती है और उसका बॉस भी पीछे से आकर कहता है कि मेरे साथ, और अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसका लंच बॉक्स भी पड़ा हुआ था। अब यहीं पर बैठ कर लंच बॉक्स खाने वाली होती है, पर इससे पहले उसका बॉस उसे कहने लगता है कि तुम्हें सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ। तो ये सुनकर तो चैंग फेंग को गुस्सा आता है, कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है, अगर तुम उसका वेलकम करती हो तो क्या इसी तरह का बिहेव करोगे उसके साथ। तो कहते हैं कि हाँ, इससे मुझे क्या मतलब। ये कहकर अपना लंच बॉक्स भी लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब इसे इस तरह देखकर तो इसे भी गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगता है कि लियान सही था जो हर टाइम इसकी वजह से गुस्सा रहता है, क्योंकि इसका बिहेव ही ऐसा हो चुका है। अब तो मुझे भी इस पर गुस्सा आ रहा है। अब ये भी खाने के बाद जब जा रही होती तो वो सब लड़कियां से रोक लेते और कहते हैं कि टेबल को साफ करो, हमने खाना खा लिया है। अब ये भी उनके पास तो आती है और टेबल को ऐसे साफ करने लगते हैं कि वो भी इससे डर जाती हैं और कहती है कि तुम ये क्या करी। तो कहती है कि तुम लोगों ने तो बोला था कि टेबल को साफ कर दो, तो मैं भी वही साफ कर रही हूँ। ये कहकर जियांग तो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ये कहने लगते हैं कि अगर साफ नहीं करना था तो हमें वैसे बोल देती, इस तरह बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी। अब जियांग काम
करने के बाद जब बाहर आती है तो बाहर उसका पहले से लियान वेट कर रहा था। लियान को देखकर वो कहती है क्या तुम मेरा वेट करे, तो वो कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये कहकर जाने लगता है पर जियांग उसे मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब लियान उसकी ये बात सुनकर उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो, तो वो कहती है कि क्यों डरना नहीं चाहिए, एक आम पर्सन के पास तो ऐसी रूम में पिक्स नहीं होती जैसे कि तुमने लगाई हुई हैं। तो ये सुनकर लियान कहने लगता है कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें मारना था तो मैं तुम्हें पहले क्यों ना मार देता, इतने मौके क्यों देता। ये सुनकर वो कहती है कि तुमने मान लिया ना कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तो लियान कहता है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया मेरे बारे में। तो ये सुनकर वो चुप हो जाती। तो वो कहता है कि तुमने उस इंटरनेट कैफे के बारे में भी पुलिस को नहीं बताया ना। अब इस बात से उसे याद आता है कि मेरा आईडी तो उसी के पास है, उसी बॉस के पास, वो तो उसने रख लिया था। तो यहाँ पर लियान उसे बताता है कि इंटरनेट कैफे के बारे में मैंने पुलिस को बता दिया था और पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया और तुम्हारा आईडी कार्ड भी मेरे पास है। ये कहकर उसका आईडी उसे वापस कर देता है और कहता है कि अब वो बॉस तुम्हें तंग नहीं करेगा। और फिर उसको अपने साथ ले आता और मॉल में लेकर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें थोड़े गर्म कपड़े भी ले लेने चाहिए। तो जियांग उसे बताते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें कपड़े ले देता हूँ और वैसे भी तो मेरे पैसे वापस तो कर देती हो, तो बाद में वापस कर देना। ये कहकर उसके लिए पहले पिंक कलर का ड्रेस लेता है जो जियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो लियान उसको दूसरा ड्रेस दिखाता है जिसके बारे में वो उसको बता भी देते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है। अब ये सुनकर लियान भी देखने लगता है कि क्या सच में इसी कंपनी का है और क्या यही लोग इस ड्रेस को पहनते हैं। ये देखकर वो भी हैरान होता है और फिर वो अपने लिए खुद ही एक जैकेट सिलेक्ट कर लेती है। उसको ट्राई करके भी देख रही होती है। ये देखकर लियान भी कहता है कि दूसरी तरफ फेस करो। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हुक्म मानने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और फिर अपना फेस भी दूसरी तरफ कर लेती। तो लियान खुद ही उसे पकड़ कर घुमा रहा होता है और हर तरफ से देखने के बाद जैसे उसके प्राइस टैग को देखने के लिए अपने क्लोज करता है। तो जैम भी उसके काफी क्लोज जाने के बाद थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है। वो भी इसके प्राइस टैग को निकाल लेता है और कहता है कि इसको पहनी रखो, और उसकी प्राइस भी जाकर काउंटर से करवाने के बाद इसके लिए कुछ और कपड़े भी ले लेता है। अब दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो वो फिर से कह देते हैं कि चाहे हम एक ही टाउन से हैं पर तुम्हें मुझे इतना फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और एक बात तुम मुझे बताओ, जब तुम यहाँ से दूसरी सिटी में चली गई तो तुमने सेकंड ईयर में अपने कॉलेज को क्यों छोड़ दिया और उसके बाद किसी को भी तुम्हारा पता नहीं था। अब ये बात सुनकर उसे अभी चैंग फेंग की बात याद आती है कि उसने भी बताया था कि हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है। इन्हीं बातों को याद करने के बाद जियांग सोचती है कि क्या ये मुझे लाइक करता है, मतलब इस वर्ल्ड वाली जियांग को, और अगर इसे पता लग गया कि मैं तो फेक हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो ये तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएगा या पुलिस स्टेशन वालों को दे आएगा। यही सोचकर अपनी चीजों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और लियान तो उसको देखते का देखता रह जाता है। अब नेक्स्ट डे जॉब पर जियांग दिखाई जाती है जो अपने उस इंसिडेंट को सोची होती है जो पानी में वो कूद गई थी कि मैं अपनी वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी, और अब की बार भी वो एक जगह पर खड़ी हो गई थी जैसे कूदने वाली हो। ये देखकर चैंग फेंग नीचे से कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये भी कूदने का नहीं सोचती और वापस काम के लिए अंदर आ जाती है। और चैंग फेंग भी इन सब लोगों को सिखा रहा होता है कि आप लोगों को कस्टमर को कैसे डील करना है। सबसे पहली बारी जियांग की होती है जो डायरेक्ट ठंडा पानी ही कस्टमर पर डाल देती है। ये देखकर चैंग फेंग उसे समझाने लगता है कि तुमने कस्टमर से पहले पूछना है कि उन्हें कितने टेम्परेचर का पानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को धोना है। और जिस फनी वे में सभी को वो करके दिखा रहा होता है सभी उस पर हंस रहे होते हैं। अब उस पर हंसते देखकर वो सभी को चुप करवाता है और कहता है कि अब तुम लोग काम करो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सभी लड़कियाँ उसी अपने फेक कस्टमर के साथ ये मजाक और ये डायलॉग्स वगैरह बोलने लगती है जो चैंग फेंग उन्हें सिखा कर गया था, और ये देख देख कर तो जियांग भी स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चैंग फेंग देखने के लिए आता है कि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं। वहाँ पर उसे जियांग नजर नहीं आती। ये देखकर वो देखने लगता है कि जियांग कहाँ पर गई। तो जियांग उसे पीसी पर बैठी मिलती है जो टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ रही होती है। टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ते देखकर वो उसे कहता है कि पहले अपना काम करो, बाद में इन चीजों के बारे में पढ़ती रहना। मैं भी ऐसी चीजों के बारे में बहुत सोचता हूँ और तुम्हें भी ऐसी चीजों के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। और कंप्यूटर की एक चीज उतार कर ही ले जाता है कि अपना काम करो। तो जियांग भी उसके जाने के बाद भी नहीं सुधरती और स्क्रॉल कर रही होती है। अब लियान दिखाया जाता है जो उसी सेलफोन को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तुम्हारे जाने के बाद कभी भी नहीं चला था पर अभी ये चला, और मुझे पता है कि तुम यही इसी वर्ल्ड में कहीं हो, बस तुम मुझे नहीं मिल रहे। और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब शॉजिंग जाने से पहले भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊंगा पर इस दुनिया में नहीं होगा। ये सुनकर वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम सच में बीमार हो। तो वह कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, जब ये वक्त आएगा तब तुम्हें मेरी बात का पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, और उसके साथ डील भी कर लेता है कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से गुजारोगे। अब लियान भी इस फ्लैशबैक को याद करने के बाद उसी के पोर्ट्रेट को देख रहा होता है। बॉस जो सभी लड़कियों को खड़ा करने के बाद उनको प्रमोशन दे रहा होता है, उनमें से बस 2 ही लड़कियों को प्रमोशन मिलता है। पर जियांग तो अपनी बारी का वेट कर रही होती है। अब सभी लड़कियां जब चली जाती हैं तो वो भी बॉस को रोककर पूछने लगती है कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तो बॉस उसको कहने लगता है कि तुम्हारा काम ही ठीक नहीं है तो तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल सकता है, हम कस्टमर के रिव्यूज की बेस पर प्रमोशन देते हैं। अब बॉस तो उसकी एप्लीकेशन को पढ़ के बताने लगता है कि इसके बारे में कस्टमर्स ने क्या क्या रिव्यू दिए हैं। जियांग को गुस्सा तो आ रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ हेयर वॉश होते हैं ना कि मसाज होती है, जो लोग मसाज भी मांगते हैं और मुझे मसाज करनी नहीं आती, क्यों ना मैं आप पर प्रैक्टिस करूँ क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है जो मेरा पार्टनर बने। अब इसका बॉस भी आवाजें देने लगता है तियान को जो यहाँ पर नहीं होती। ये देखकर अब बॉस को जियांग की बात माननी पड़ती है। वो लेट तो जाता है सर धुलवाने के लिए पर इससे पहले वो सर धोती उठकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि मुझे
याद आया कि मेरी तो एक मीटिंग है, ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। अब जियांग तो देखती रह जाती है कि बॉस कहाँ पर गए और फिर जब अपना काम कर रही होती है सभी लोग वहाँ से चले गए थे। ये भी क्लीनिंग करने के बाद जाने वाली थी और इससे पहले ही वहाँ पर लियान आ जाता है। लियान को देखकर ये कुछ भी नहीं बोलती और लियान भी इसके सामने जैंग फेंग के ऑफिस का की से डोर ओपन करता और अंदर जाकर कुछ लेता और वापिस आता है। तो ये देखकर जैंग पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कीज कहाँ से है। तो वो बताता है कि मैंने बताया था ना कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ, तो ये भी एक बिजनेस है उनमें से जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कहकर पूछने लगता है कि क्या तुम्हें प्रमोशन मिला। तो बताती है कि नहीं, इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। पर लियान से कहता है कि मुझे चैंग फेंग ने बताया कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं जा रहा, कस्टमर्स तुमसे खुश नहीं है। अब चैंग तो ये बात सुनकर चुप हो जाती है और वो भी इसे अपने पास बुलाता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब इसको लिटाने के बाद इसके हेयर तो वॉश करने लगता है, पर साथ साथ इससे पूछा होता है कि पानी गर्म है या नहीं। और जितने प्यार से ये इसके हेयर वॉश कर रहा होता है, इससे तो जैंग भी थोड़ी नर्वस हो रही होती है और उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रही होती। लियान तो उसको काफी अच्छे से मसाज कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने सीख लिया। तो कहते हैं कि हाँ, कुछ तो समझ में आया है। अब ये भी इसके हेयर वॉश करवाने के बाद इसके हेयर को ड्राई भी करने लगता है और ड्राई करने के बाद कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुमने काम कैसे करना, अब जाकर जल्दी सो जा, सुबह में उठना भी होगा। ये कहने के बाद लियान तो वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए जैंग देख रही होती है, यहाँ तक कि रात में भी लियान को याद कर रही होती है और शाय के साथ साथ कुछ भी हो रही होती है। 1 वीक के बाद जैंग जो अपनी रिपोर्ट लेने के लिए बॉस के पास आती तो पता लगता है कि अब की बार भी वो फेल हो गई। इस बार तो उसे काफी गुस्सा होता है कि मुझे तो लियान ने भी सिखाया था, अब मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। तो बॉस भी इसकी फाइल को इसको दे देता है कि खुद ही पढ़ लो कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कमेंट किए हुए हैं। अब ये सब कुछ जब पढ़ती है तो पता लगता है कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला ही फीडबैक मिला हुआ है। अब ये भी सर्च करने के लिए आ जाती है और देख रही होती है कि कस्टमर्स को कैसे डील किया जाए। अब हर एक चीज पढ़ने के बाद उन्हीं रूल्स पे जारी होते हैं। पहले सोचते हैं कि मुझे अच्छे से सफाई करनी चाहिए, पर जैसी सफाई वो करती है उसी की वजह से 2 लड़कियां वहाँ पर गिर जाती हैं। अब ये भी इसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। अब दूसरे प्लान पर चलते हैं कि मुझे अपनी सीनियर की हेल्प करनी चाहिए। उनसे जाकर पूछती भी है कि आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो भी इसको कहते हैं कि जाकर रोड लेकर आओ। अब जो चीज उसने मांगी हुई थी उससे डिफरेंट चीजें उठाकर ले आती है, जिसकी वजह से वो उसको कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। अब इसका थर्ड प्लान यही होता है कि ये सब बैठकर गॉसिप करिए, तो मुझे भी इनके साथ बैठकर गॉसिप करनी चाहिए। यही सोचकर उनके पास जाती है, पर इतने पीछे से सीनियर आ जाती है जिनकी वजह से वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे बस लास्ट में जियांग रह जाती है। अब सभी साथ में बैठकर खाना खा रही होती है और जियांग सबसे अलग बैठकर खा रही होती है और सोची होती है कि मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, ये सब मुझे अच्छा समझे, क्या मुझे इनके लिए कॉफी मंगवानी चाहिए। बस सोचती है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, यहाँ पर तो 9 से भी ज्यादा लोग हैं। और फिर यही सोच लेते हैं कि मुझे बॉस से पैसे ले लेने चाहिए, मैं उनके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। अब भागकर जब कॉफी लेकर आती और लेकर अंदर जाने वाली होती है, इससे पहले वो उन लोगों की बातें सुन लेती जो इसके बारे में बात कर रही होती हैं कि ये बॉस की कुछ ज्यादा क्लोज है और बॉस देखने से ऐसे पास कर देंगे क्योंकि बॉस ही वोटिंग करते हैं। ये बात तो जियांग को पता ही नहीं थी। उसे लगता था कि प्रमोशन कस्टमर्स की वजह से मिलती है और उनकी बातें सुन सुनकर तो जियांग को और भी गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगते कि मैं इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आई, इन लोगों को तो अब बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और बॉस के पास पहुंच जाते गुस्से में और उन्हें भी जाकर अच्छी खासी सुना देते और कहने लगते हैं कि आप वोटिंग करते हो तो आप मुझे पास क्यों नहीं करते। तो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगता और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये बात इतनी जल्दी पता लग जाएगी। अब बॉस भी यहाँ पर कह देता है कि तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत है, अगर तुम अच्छे से मसाज और हेयर वॉश कर लेते तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, क्योंकि फायर तो मैं तुम्हें कर नहीं सकता। लियान ने आखिर तुम्हें यहाँ पर रखा है और अभी तक मुझे लगता है कि लास्ट में बस 2 ही लड़कियां रह जाएंगी जिनमें से मुझे दोनों को ही फायर करना था, पर तुम्हें कर नहीं सकता तो दूसरी वाली को फायर कर दूंगा, पर तुम्हें भी अपने आप को प्रूव करना होगा, कुछ तो करो, आखिर तुम्हें लियान ने रखा है। अब ये बात कहने के बाद बॉस तो उसके वहाँ से कॉफी लेने के बाद चले जाते हैं और जियांग भी लियान के घर की तरफ जा रही होती है और सोचे होते है कि मुझे उसी की हेल्प लेनी चाहिए। यही सोच के लियान के घर पर पहुंच जाती है। लियान भी इसको बिठाने के बाद पानी वगैरह देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया। अब ये भी उसको देख रही होती है और सोची होती है कि अगर मुझे प्रमोशन मिला होता तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर आती। अब ये भी जैसे इसका माइंड ही रीड कर रहा हो कह देता है कि हाँ, अगर तुम्हें प्रमोशन मिलता तो तुम यहाँ पर आती। अब ये सोची होती कि क्या इसने मेरा माइंड रीड किया है, पर वो आगे से कहता है कि नहीं, मैंने माइंड रीड नहीं किया, बल्कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से सब कुछ पता लग रहा है। अब फिर से ये दिल में सोचे लगती है कि तुम्हें फिर ये भी पता लग गया होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आई हूँ, बगैर कहे मेरी हेल्प कर दो ना। तो ये भी उसके फेस के एक्सप्रेशन देखते हुए कह देता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी हेल्प लेने के लिए आई हो। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं टिप्स लेने के लिए आई हूँ कि तुम किस तरह मसाज करते हो और तुम्हारी मसाज इतनी अच्छी कैसे होती है। अब ये भी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था और इसको बिठाने के बाद बताने लगता है कि पहले ऐसे करना और लिटाने के बाद बताता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा, इस पॉइंट से क्या होता है। अब ये भी लियान को देखी जा रही होती है तो लियान भी इसके कान के पास आकर पूछता है कि तुम नर्वस क्यों हो। और पता लगता है कि ये तो सब ये खुद से ही सोची होती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो लियान पूछता है कि क्या तुमने सीख लिया जो मैंने तुम्हें बताया। तो वह कहती है कि शायद लग तो रहा है। अब लियान उसकी जगह पर बैठ जाता और जियांग उसको सेम टू सेम वैसे ही मसाज करने लगती है जैसे कि लियान इसकी कर रहा था। और लियान जैसे इसको देखने लगता है तो ये उसकी आंखों को बंद करने को बोलती है कि मैं नर्वस होती हूँ, मुझे ऐसे नहीं देखो। तो लियान आगे से उसे कहता है कि तुम तो काफी फास्ट लर्नर हो, क्योंकि उसने एक ही बार
में सीख लिया था और उसको सारे वर्ड्स वगैरह भी आते थे जो भी लियान ने बोले थे। अब ये सब सिखाने के बाद लियान उसको बाहर तो लेकर आता है, पर बाहर आकर उसे कहता है कि तुम्हें भी हेयर स्टाइल बनवाना होगा। तो वह कहते हैं कि मैं तुम सीखने के लिए आई थी, ना कि अपने बालों को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आई हूँ। वो तो जाने के लिए तैयार नहीं होती, पर लियान भी उसको पकड़ कर ले जाता है। अब इसका एक क्यूट सा हेयर स्टाइल बन गया था, जिसे देखकर ये तो काफी खुश होती क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लियान को भी दिखाने लगती है। अब दोनों जब साथ में वापस जा रहे होते हैं तो जियांग उसको यही बात क्लियर करती है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले रही। तो ये सुनकर वह कहता है कि इसका मतलब तुम स्टूपिड नहीं हो। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि दोबारा बोलो। अब यही बात से लियान को याद आता है कि हाई स्कूल में भी ये सेम इसी तरह कहा करती थी कि दोबारा बोलो यही बात। अब लियान तो आकर उसे पकड़ लेता और ये भी उससे अपने आप से छुड़वा रही होती है कि मुझे इतनी सख्ती से क्यों पकड़ा हुआ है, बस मैंने तुम्हारी हेल्प ही ली है ना, तो मैं तुम्हें डिनर करवा देती हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर लियान उसको छोड़ देता और खुद ही उसको रेस्टोरेंट में ले आता, जहाँ पर वो काफी ज्यादा चीजें ऑर्डर करवा रहा होता है, पर लियान कहती है कि बस इतना ही खाते हैं, क्योंकि उसे नजर आ रहा होता है कि पैसे ज्यादा लग जाएंगे। अब ये उतने से खाने का ऑर्डर करवा लेता और ऑर्डर करवाने के बाद जियांग कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, पर मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। और जियांग उसको बता देती है कि मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। जो जियांग तुम मुझे समझ हो, मैं वो नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। इतने में उनका ऑर्डर भी आ गया तो ये साथ में खाना भी डालने लगती है। तो वो भी इसकी बातों को सुनकर कहता है कि क्या तुमने मुझे स्टूपिड समझा हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। तो लियान कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। तो वो कहती है कि हाँ देखा ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। अब उसकी और बातों से तो लियान को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जिस तरह खाती हो ये तुम्हारी बचपन से आदत है। अब ये बात सुनकर तो जियांग भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मतलब मेरे खाने का स्टाइल सेम है, और उसे अभी भी समझाने की ट्राई कर रही होती है, पर फिर खुद ही कहती है कि मैं रेस्ट रूम यूज करके आती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो उसको सामने से अपनी एक कोलीग मिल जाती है, जिसे देखकर वो एक सेकंड के रुक जाती है, पर उसने तो काफी ड्रिंक की हुई थी इसलिए जल्दी से वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। पीछे से उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है, अपने दूसरे दोस्त से बातें कर रहा होता है, जो आकर उसे पूछा होता है कि क्या तुम इस लड़की से सच में शादी करने वाले हो। तो वो बताता है कि मैं फैमिली की वजह से इसके साथ हूँ, वरना तो मैं बस इसके साथ फन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो पर्सन भी आगे से उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि तुम उनसे शादी करने वाले हो, वो भी हेयर वॉशिंग वाली गर्ल से। उनकी सारी बातें सुन सुनकर तो जियांग को गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो लड़की बाहर आती है तो उसको पकड़कर जियांग लेकर जाने वाली होती है, पर वो तो जियांग से अपना हाथ छुड़वाकर वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है और वो भी पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो ये भी वापस से उस लड़की को पकड़कर लेकर जा रही होती है और वो आदमी भी उसके पीछे आ रहा होता है, पर इससे पहले लियान वहाँ पर आने के बाद उनको जियांग के पीछे नहीं आने देता, बल्कि फीमेल वॉशरूम में लेकर जाकर मारने लगता है। अब जियांग उसको लेकर आती है और कहने लगती है कि अपनी आंखें खोलो और मैंने उनकी बातें सुनी, वो तो बस तुम्हारे साथ फन कर रहे थे और कुछ भी नहीं। पर वो आगे से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जियांग भी गुस्से में उसके मुंह पर पानी फेंकती है, जिस पर वो भी इसे सारा सच बता देती है कि हाँ मुझे पता है मेरी फैमिली ने उसके साथ मुझे डेट करने को बोला है, क्योंकि उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और अगर इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं तो मेरे छोटे भाई के पास पैसे आ जाएंगे शादी के लिए, पर तुमने तो मेरे प्लान को ही खराब कर दिया। इतने पीछे से लियान आकर उन दोनों की बातों को सुनने लगता है और जियांग से वो कहने लगती है कि तुमने खुद को क्या समझा, तुम तो प्यारी हो और लियान के साथ हो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना, तो मैं हर चीज कैसे करूंगी, मुझे तो अपनी लाइफ गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। अभी ये बात कह रही होती है तो दूसरी तरफ से लियान को देख लेती, जिसे देखकर मिस्टर लियान कहती है। तो लियान भी इसके पास आकर इसे पूछे लगता है कि क्या तुम वापस खुद से चली जाओगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। तो लियान उसका बैग उसको वापस कर देता है जो उस आदमी के पास था और उसको वहाँ से जाने को बोलता है। अब ये देखकर जियांग सोचने लगती है कि ये तो हर किसी की केयर करता है, और जब उसके साथ जा रही होती है तो गुस्से में बातें कर रही होती है कि उस लड़के ने अपने आप को समझा क्या हुआ है, पहले दिन अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी ड्रिंक करवा दी क्योंकि वो कुछ गलत करने वाला था उसके साथ। और लियान को गुस्से में देखकर पूछे लगती है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो, क्या अभी भी तुम यही बात कहोगे कि हम एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते अगर तुम ऐसा चाहती हो। पर लियान उससे आगे से बस यही पूछता है कि अगर तुम के की जगह पर होती तो क्या करती। तो वो कहती है कि मैं लाइफ में वो कुछ करती जो मुझे करना चाहिए। ये बात सुनकर लियान कहता है कि इसी वजह से तुम जियांग और वो के है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जियांग भी काम पर वापस आने के बाद उसी टेक्निक का यूज अपने बॉस पर करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि बॉस ने प्रमोशन देना है, और काफी अच्छे से बात कर रही होती है और इतने अच्छे से मसाज भी कर रही होती है। उसकी सब बातों को सुनने के बाद बॉस कहने लगता है कि थोड़ा मुझे क्रिंज लग रहा है जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो। तो वो कहती है कि अगर मैं ठीक से ना बात करूँ तब भी आपको मसला, अगर मैं ठीक से बात कर रही हूँ तब भी आपको मसला। तो फिर से उसका बॉस कहने लगता है कि नहीं तुम पहले जैसी बात करो जैसे कि तुम कर रही थी। तो ये भी दोबारा से मसाज और हेयर वॉश करने लगती है। अब चैंग फेंग भी उसके इतने अच्छे काम करने की वजह से उसे प्रमोशन दे देता है और न्यू बैच भी दे दिया था, जिसे देखकर तो वो काफी खुश हो रही होती है। वॉशरूम में आने के बाद अपने बैच को चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर कि आकर इसे थैंक्स कहने लगते और कहते हैं कि थैंक्स तुमने किसी को नहीं बताया। तो वह कहते हैं कि मैंने ये बात किसी को क्यों बतानी थी। तो क्या कहते हैं कि मैं इस फेवर के लिए सबसे बोलूंगी कि तुम्हें वोट करे, क्योंकि इनके वोट की वजह से भी प्रमोशन मिलता है। तो आगे से जियांग उसको रोककर अपना बैच दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि जो मुझे चीज चाहिए होती है वो मुझे मिल जाती है, मुझे किसी से भी चैरिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये बात कहने के बाद जियांग तो काफी प्राउड होकर वहाँ से
जा रही होती है और जियांग जो लियान को कॉल करती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे सिखाने की वजह से मैं अपने टेस्ट में पास हो गई और मुझे प्रमोशन भी मिल गया है। ये सुनकर लियान कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है और जियांग कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में ट्रीट देना चाहती हूँ और अभी मैं तुम्हारे घर के सामने, तुम कहाँ पर हो? तो वो बताता है कि मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, किसी और दिन खा लेंगे। जियांग आगे से उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है कि अगर तुम मना करना चाहते हो तो मुझे सीधा मना कर सकते हो, इस तरह एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। तो लियान बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ हूँ, कल आता हूँ तो तुमसे ट्रीट भी ले लूंगा। अब लियान दिखाया जाता है जो असल में मिसेस जियांग से मिलने के लिए गया था, वो भी इसे देखकर काफी खुश होती है और कहने लगती है कि तुम तो काफी टाइम बाद आए हो, मुझे तो तुम पहचाने भी नहीं जा रहे थे। तो लियान उनके पास बैठकर कुछ बातें वगैरह करता है और जियांग के बारे में भी पूछ रही होती है, उसके बारे में बता रही होती कि काफी टाइम से मैं उससे मिली नहीं हूँ, क्या उसका पता है कुछ? उसने तो मुझे कॉल भी नहीं की। तो लियान बताता है कि हाँ, मैं कुछ टाइम पहले ही जियांग से मिला था, वो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी ग्रैंडमा तो उसके बारे में बताने लगते है कि हमारे पास पैसे कम थे और मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरा ट्रीटमेंट होने वाला था, इसीलिए वो कॉलेज को छोड़कर कमाने के लिए गई थी और मैंने उसे मना भी किया था कि मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करो, अभी तो तुम्हें कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। पर जियांग ने जिद कर दी कि वो कुछ ना कुछ पैसे कमा कर लाएगी, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। वो पैसे तो बहुत कमा रही थी, पर जब वापस आई तो स्मोक और ड्रिंक करना ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। ये देख देख कर मुझे भी कुछ होता था और मोहल्ले वाले भी उसको देख देख कर बातें करते थे कि इस लड़की को क्या हो गया है, और मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की, पर वो अपनी इस आदत को खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं थी और लाखों में पैसे कमाती थी। अब मिसेस जियांग की बातें सुनने के बाद लियान जो वापस आता है तो देखता है कि जियांग उसी के वेट में बैठी होती है। अब ये जियांग को पहले खड़े होकर देखने लगता है और उसे मिसेस जियांग की बातें याद आ रही होती है। फिर जब जियांग के पास जाता है तो जियांग उसे कहने लगती है कि तुम लेट क्यों हो गए। अब तो उसे जियांग की हालत पर तरस आ रहा होता है, यहाँ तक कि उसे ड्रिंक भी करने नहीं दे रहा होता, पर जियांग ने तो उसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 ड्रिंक के गिलास तुम्हारे साथ पीऊंगी। तो वो कहता है कि तुम मुझे रेस्टोरेंट में क्यों दे रही हो ट्रीट, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी पे तो 2000 है ना। तो वो कहती है कि हाँ, थोड़े पैसे लगा लिए तो क्या हुआ, और वैसे भी मुझे प्रमोशन मिल गया तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर लियान जो उसको 3rd क्लास नहीं ड्रिंक करने देता, उसकी जगह पर खुद पी लेता है और जियांग तो उसके पैसे भी उसे वापस करने लगते जो उसने कपड़ों और चीजों पे लगाए थे। अब वो उससे पैसे तो ले लेता, पर मिसेस जियांग वाली बात से उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं याद किया, तुम यहाँ पर क्यों नहीं वापस आई, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार था। अब इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या मतलब, क्योंकि ये पहले वाली जियांग को थोड़ी ना जानती थी और ना इसे कुछ पता था कि वो किस तरह का बिहेव करती थी और उसका इससे क्या कनेक्शन है और पहले क्या इमोशनल बातें हुई थी इन दोनों में। और लियान कहने लगता है कि मैंने अपनी प्रॉमिस को तोड़ा, मैंने जब बोला था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और तुम्हें बगैर बताए यहाँ से चला गया था, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे बता दो ना, मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अब लियान की बातें सुनने के बाद वो उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं वो वाली जियांग नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो, मुझे नहीं पता पहले वाली जियांग और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था वो एक पास था, तुम्हें उस पास को भूल जाना चाहिए। लियान कहने लगता है कि पास को कैसे भूलूं, और फिर उसकी बात मानकर पास को भूलने के लिए भी तैयार हो जाता है। वहाँ से जब जा रहा होता है तो जियांग उसको जाकर रोकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि प्लीज तुम पास को भूल भी तो सकते हो ना, और जैसे मैं यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले पर्सन मुझे तुम मिले थे, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, सब कुछ बताया, पर तुम तो मेरी बात पर यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं हो। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत दोस्तों की, क्योंकि मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है। उसकी बात सुनकर लियान कहने लगता है कि दोस्त, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा जियांग के साथ पहले क्या रिलेशन था, पर अभी के लिए तुम मेरे दोस्त भी तो बन सकते हैं, हम दोस्ती का न्यू स्टार्ट भी तो कर सकते हैं ना। अब ये सुनकर लियान उसको अपना अम्ब्रेला दे देता है। अब वो अम्ब्रेला को पकड़ तो लेती है, पर कहने लगती है कि ये इतना बड़ा है तो तुम क्या इसमें नहीं आ सकते, पहले भी तो हम साथ में होते थे ना। ये कहकर उसे अंदर ले आते और लियान भी उसको हक कर लेता है और कहता है कि अगर तुम सच में दोस्ती चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। ये सुनकर जियांग कहती है कि हम दोस्त है, इसका मतलब तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत हो तो तुम भी आ सकते हो, सिर्फ मैंने नहीं आना। तो लियान भी कह देता है कि चलो ठीक है फ्रेंड। अब इन दोनों में फ्रेंडशिप हो चुकी थी और ये भी लियान के नंबर को फ्रेंड के नेम से सेव कर देती है, अपने डैड के नेम से हटाकर, और खुश होकर सो जाती क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था। अब नेक्स्ट डे जियांग काम पर दिखाई जाती, जहाँ पर वो लाइन में सबसे फ्रंट पर आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर के सभी से सॉरी करने लगती है क्योंकि वो इनसे सीनियर थी जो आगे खड़ी थी, पर जियांग तो पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं होती और के भी उसको पकड़कर पीछे ले आते और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, रूल्स है कि सीनियर हमेशा आगे खड़ी होंगी और उसके बाद हम खड़े होंगे। तो वो कहने लगती है कि इसका मतलब तो वो सारे कस्टमर्स को ले जाएंगी ना, हमें तो बारी नहीं मिलेगी। पर के उसे समझाते है कि यहाँ के ऐसे रूल्स है तो तुम्हें इन्हीं के हिसाब से चलना होगा, वरना ये हमारी सीनियर्स हमें बहुत ही ज्यादा टफ टाइम भी दे सकती है। अब सभी को कस्टमर्स मिल चुके थे और के भी अपना काम कर रही होती है। काम करने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है कि जियांग तो अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं होता। तो के कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि हाँ, जाहिर सी बात है ना, जब आपके सामने सीनियर खड़े हो तो आपको कहाँ से कस्टमर मिल सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को भी पता है कि वो पुरानी है, वो कभी भी आपके पास नहीं आते मसाज करवाने के लिए या हेयर वॉश करवाने के लिए। इतने में एक और कस्टमर आ जाते हैं जो आकर कैसे कहती है कि मेरे हेयर वॉश कर दो, पर के भी उनके जाने के बाद जियांग से कहती है कि तुम जाकर कर दो, मैं थोड़ी थक गई हूँ। जियांग तो काफी खुश हो जाती है और उनके हेयर वॉश और मसाज करने लगती है। उसे तो मसाज से काफी मजा आ रहा होता है और कहने लगते है कि तुम तो काफी अच्छा करती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सीनियर भी अच्छा नहीं कर पाती, बस उन्हें काम करते
करते हुए ज्यादा टाइम हो गया, तो इसी वजह से सब उन्हीं के पास आते हैं, पर अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी जियांग। तो ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे इसी से एक आइडिया आता है। वो आकर के को भी बता रही होती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कस्टमर्स हमें ढूंढे, हमें उनको ढूंढना ना पड़े, हमें उन्हें स्पेशल सर्विस देनी चाहिए जिससे वो हमें याद रखें। अब के और जियांग दोनों ही कस्टमर्स का काफी अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट हो जाती हैं। उन्हें फ्रूट्स जो भी चीज उन्हें चाहिए होती है वो ला कर दे रही होती हैं और साथ साथ ये भी बताई जा रही होती है कि मेरा नेम ये है और मेरा नंबर 27 है और आप मुझे यहाँ से जाने के बाद ऑनलाइन में अच्छा रिव्यू देना। वो भी खुश होकर कहती है कि ठीक है, हम अच्छा रिव्यू देंगे। और इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट पर ये बहुत ही ज्यादा फेमस होती जा रही थी, हर कोई इन्हीं की तारीफ कर रहा होता है। ये देख देख कर तो उसकी सीनियर हेला तो काफी जेलस हो रही थी। यहाँ तक कि क्लाइंट आने के बाद भी हेला को चूज नहीं करता बल्कि 27 वाली लड़की को ढूंढ रहा था। हेला कहती है कि वो आई नहीं है, तो ये भी खड़ा हो जाता है कि मुझे किसी से भी नहीं करवाना। इतने में अंदर से जियांग आ जाती जो बताती है कि मैं ही 27 हूँ। अब वो खुश होकर उसके साथ चला जाता है कि मैंने रिव्यू तुम्हारे बड़े थे, तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। ये देख देख कर हेला और बाकी सब तो काफी जेलस हो रही होती हैं और जियांग भी काम से फ्री होने के बाद लियान को सारी बातें बता रही होती था खुश होकर कि उनके फेस देखने वाले थे जब कस्टमर्स मेरे बारे में पूछते हैं। लियान तो देख ही जा रहा होता है कि देखो कैसी कैसी बातें मुझे बता रही है और इस काम से कितना खुश है और उसके साथ ड्रिंक भी करने लगता है और उसकी खुशी में खुश भी होने लगता है। अब नेक्स्ट डे आता है तो जियांग काम पर तो होती है और अपने बॉस के पास आती है और उनसे बातें वगैरह कर ही रही होती है और चैंग फेंग उसे बता रहा होता है कि मैं हेड ऑफिस में जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि हेड ऑफिस क्यों, ये तो आपका और लियान का काम नहीं है। तो वो बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा हेड ऑफिस भी है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, वो जो कुछ भी हमें कहे। अब मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, तुम्हें स्मार्ट बनकर दिखाना है और किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी और अच्छे से हर चीज को चलाना। जियांग भी काफी खुश होती है और अपने बॉस चैंग फेंग के काम भी करने लगती है। और यहाँ हमें हेला दिखाई जाती है जिसकी कस्टमर उसके पास आती है और सबसे पहले कपकेक का बोलती है और कहती है कि उसमें पीनट तो ना हो क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। अब हेला उसके लिए कपकेक लेने के लिए चली जाती है और दिखाया जाता है कि जहाँ बाहर जियांग जो कस्टमर का वेट कर रही होती है वहीं पर हेला आकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे कस्टमर को डील कर सकते। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे कस्टमर को डील क्यों करूँ जब वो तुम्हारा कस्टमर है। तो वो कहती है कि पर वो तुमसे ही हेयर वॉश करवाना चाहती है। अब ये सुनकर जियांग को जाना पड़ता है। अब वो आने के बाद पूछती है कि क्या आपको हेयर वॉश करवाना, तो वो बताती है कि नहीं, मैं हेला का वेट कर रही हूँ। ये सुनकर जियांग वहाँ से जाने लगती है पर वो चाहते हुए रोक कर कहती है कि मैंने कपकेक का भी बोला था। अब जियांग खुद ही उसके लिए कपकेक लेने के लिए जाती है और जब फ्रिज से निकाल रही होती है तो केक को उदास देख कर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। पर के तो काफी इनोसेंट सी होती है और कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर सीनियर ने हमसे बदला लेने का सोच लिया तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेंगी। तो जियांग उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। अब वो जो कपकेक लेकर जा रही होती है वो के उसे जाते हुए रोक लेती है। इससे पहले वो उसे कुछ बताती पीछे से हेला उसे आवाज दे देती है कि मेरी बात सुनो, क्योंकि उस कपकेक में इशू ये था कि हेला ने कपकेक्स को बदल दिया था। उसने सिंपल वाले छुपा दिए थे और बस पीनट वाले ही फ्रिज में पड़े हुए थे जिसे अब जियांग लेकर जा रही थी और यही बात के उसे बताना चाहती थी पर हेला के डर से वो उसे नहीं बता पाती। अब जियांग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या बात करना चाहती थी। अब वो हाथ में पकड़ी कपकेक को भी देख रही होती है और फिर कस्टमर को देने के लिए चली जाती है। अब वो जैसे ही पहला बाइट लेती है तो जल्दी से मुंह से निकाल देती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जानबूझकर तुमने किया ना, मैंने बताया था कि मुझे पीनट से एलर्जी है। और ये भी क्या चाहती है कि देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती। अब जियांग भी इस बात से हेला से लड़ने के लिए आ जाती है जो कस्टमर को डील कर रही होती है और वहाँ पर तो अच्छी खासी फाइट हो जाती है और जियांग कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें बताना चाहिए था कि उन्हें पीनट से एलर्जी है। और पास में उनकी कोई वीडियो भी बना रहा होता है। इतने वहाँ पर उनकी सुपरवाइजर आ जाती है जो आकर उन दोनों को डांटती है और कहने लगती है कि तुम दोनों को शर्म आती है, कस्टमर्स के सामने लड़ रहे थे, ये तो अच्छी बात है कि किसी भी कस्टमर को कुछ भी नहीं हुआ। अब जियांग को इस बात का भी पता लग चुका था कि के ने इसके साथ ऐसा धोखा किया है, उसे इसे बताना चाहिए था। के तो आकर इसे सॉरी करने लगती है पर जियांग कहती है कि बस कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी, हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई है, मुझे लगता था कि तुम मेरी फ्रेंड हो। तो वो आगे से रोने लगते है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी पर मुझे हेला ने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो उसका अगला टारगेट मैं होंगी। तो जियांग कहती कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब के भी उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ से चली तो जाती और जियांग भी उदास होती। फिर उसे याद आता है कि मैं तो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई हूँ, मुझे इन चीजों से ज्यादा ये फिक्र होनी चाहिए कि मैंने यहाँ से वापस कैसे जाना है। अब जियांग भी बैठकर सर्च वगैरह करने लगती है और उसको वही वाला आर्टिकल मिलता है जो किसी और ने नहीं बल्कि लियान ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ था और बताता है कि मेरा शो फ्रेंड ऐसे डिसअपियर हो गया कि किसी को भी वो याद ही नहीं, जैसे कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स टीचर सब उसे भूल गए। अब ये भी स्कूल की पिक्स वगैरह देख रही होती है और इसका सर चकराना स्टार्ट हो जाता है और पता लगता है कि ये भी उसी स्कूल में पहुंच चुकी थी और कोई इसको आवाजें दे रहा होता है। यहाँ तक कि लियान को भी वहाँ पर कोई आवाज दे रहा था। अब यही सब बातें इसके सर में घूम रही होती है और पता लगता है कि जियांग तो हॉस्पिटल में पहुंची होती है। वहीं पर इसे होश आती है और लियान को देखकर उससे पूछती है कि मैं दोबारा से बेहोश क्यों हो गई। तो वो बताता है कि कुछ भी नहीं, शायद तुम ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। और वो उसे मेडिसिन भी दे रहा होता है और अच्छे से ख्याल भी रख रहा होता है। अब ये भी जब हॉस्पिटल का बिल देखती है तो उसे देखकर लियान की तरफ देखने लगती है। अब लियान भी उसके फेस को देखकर बता देता है कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि जैसे ही तुम्हारी पे आएगी तो तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी। तो जियांग भी आगे से स्माइल करने लगती है कि हाँ सच में मैं यही कहना चाहती थी। और इधर सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ
पर सभी ने वो वीडियो देख ली थी जिसमें जियांग आकर हेला पर चीख रही होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ये वीडियो बनाकर किसी ने पोस्ट भी की हुई थी। जियांग को तो इस बात का पता भी नहीं था और वो जैसे ही सैलून में आती है तो उससे लड़ने के लिए हेला आ जाती है कि मुझे पता है कि तुमने वो वीडियो बनाई थी। वो कहती कि कौन सी वीडियो। हेला कहती है कि इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। इतने वहाँ पर फिर से सुपरवाइजर आती है जो हेला का साथ देते हुए उसको वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद जियांग से कहती है कि तुम सस्पेंड हो तब तक के लिए जब तक बॉस नहीं वापस आते, और बॉस जैसे ही वापस आएंगे तो तुम्हारे बारे में सोच लेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या करना है। अब ये बात भी ये सुन लेते और उसके बाद वैसे उसे चैंग फैंग की कॉल आ जाती जो इसे कॉल करते डांटने लगता है कि मैं अगर यहाँ पर आया हुआ तो तुमने वहाँ पर क्या किया है और वो वीडियो पोस्ट क्यों की। तो वो कहती कि मैंने वो वीडियो बनाई भी नहीं और ना ही पोस्ट की। मैंने ऐसी हरकत करनी होती है आपके सैलून को कुछ कहना ही होता तो मैं यहाँ से छोड़ जाती, मुझे ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत थी। पर बॉस कहाँ उसकी बात मानने वाला था। अब कॉल कट हो जाती है और जैंग भी सोचे होती कि उसे क्या करना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।